नंबरदार का नीला। सैयद मोहम्मद अशरफ। हवा बिल्कुल खामोश थी और अरहर के उस लंबे चौड़े खेत को घेरे में लिए 50-60 आदमियों की मौजूदगी के बावजूद गजब का सन्नाटा था। पागल नीला उसी खेत में किसी जगह मौजूद था। लाठियां, डंडे और साठे थामे वो सारे आदमी पंजों के बल चल रहे थे और फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। अगर खड़ी फसल में से नमूदार होकर अपने नुकीले सींगों पर रखकर रेलता हुआ, पटखनियां देता हुआ, खुरों से खौंदता हुआ, लहूलुहान करता हुआ वो भागे तो क्या होगा। यही सोच हर आदमी के कानों में धड़कन बनकर धक धक कर रही थी। अचानक हवा चली, अरहर के पौधों की शाखें आपस में टकराकर बजीं और हर आदमी को वो आवाज नीले की भगदड़ की तरह महसूस हुई और हर आदमी के मुंह से डरी डरी सी चीख निकल पड़ी। जब किसी के पास भी पौधों को चीरता हुआ नीला नहीं निकला तो सबकी जान में जान आई। तय ये हुआ था कि सबके सब घेराबंदी इस तरह करेंगे कि एक आदमी से दूसरे आदमी का फासला एक लाठी की लंबाई से ज्यादा ना हो, ताकि अगर नीला अचानक अंदर से हमला करे तो हर आदमी के पास एक लाठी के फासले पर कम से कम 2 बचाने वाले मौजूद हों। दायरे में चलते चलते अगर एक दूसरे के दरमियान फासला ज्यादा हो जाता तो दिल धड़कने लगता और फौरन रफ्तार कुछ तेज करके या धीमी करके फासला एक लाठी के बराबर कर लेते, जैसे ईद की नमाज में कनखियों से तकबीरें दुरुस्त की जाती हैं। गर्मी और खौफ के मारे सबके हाथ लाठियों पर पसीजने लगे थे। नत्थू चचा ने खोज देखकर बताया था कि खेत में जाने के खोज तो हैं, बाहर निकलने के नहीं। यानी नीला यकीनन खेत के अंदर है। नीला या तो बैठा था या साकित खड़ा था, लेकिन वो अपनी दुम को इतनी देर तक बेहरकत नहीं रख सकता। दुम हिलती तो किसी अरहर के पौधे से जरूर टकराती। टकराती तो आवाज न होती, लेकिन खेत के अंदर कोई आवाज नहीं थी। इसका मतलब वो खेत के अंदर एक ऐसा महफूज गोशा तलाश करके बैठा है जहां फसल मारी गई है और पौधे बराए नाम हैं। खेत में फसल कहाँ कहाँ मारी गई है, ये बात नंबरदार ऊदल सिंह और उनके नौकरों को मालूम थी, लेकिन वो किसी भी सवाल का सही, बराह रास्त और फितरी जवाब नहीं दे रहे थे। वो सही जवाब इसलिए भी नहीं दे रहे थे कि वो इस मुहिम में बराह रास्त फरीक बनकर सामने आना नहीं चाह रहे थे। बस्ती की आबादी के दबाव में वो बमुश्किल इस बात पर राजी हुए थे कि हांका करके नीला निकाल कर उसे सिर्फ इतना मारा जाए कि वो बाड़े में बंद किया जा सके। 50-60 जवानों की तादाद काफी थी अगर वो फसल के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे देते। तरीका भी यही होता है कि जंगली जानवर अगर किसी फसल के अंदर छुपा हुआ हो तो चारों तरफ से घेरा करके कुछ लोगों को फसल के अंदर दाखिल कर देते हैं। शोर मचा मचा कर जानवर को बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं और जानवर बाहर निकलते ही दाब लिया जाता है। ठाकुर ऊदल सिंह का ख्याल था कि इस तरह फसल के अंदर दाखिल होने से फसल बर्बाद होगी और साथ ही साथ तुलसी के पौधे भी पैरों तले रौंदे जाएंगे, जिससे उनकी बेहुरमती होगी। लोगों ने पूछा, अरहर के खेत में तुलसी के पौधे कहाँ से आए? ठाकुर ने जवाब दिया कि यह दरअसल तुलसी का ही खेत था। अरहर तो किसी मजबूरी की वजह से उगानी पड़ी। लोगों ने कहा कि इतने बड़े खेत में तुलसी की काश्त के क्या मानी? तुलसी तो गमलों में भी उगाई जा सकती है कि उसका मसरफ ही कितना है। कभी कभी नजले जुकाम में पत्तियां उबाल कर पी ली या कभी कभी पूजा कर ली। ठाकुर ऊदल सिंह ने जवाब दिया कि तुलसी की फसल का सिर्फ इतना ही काम नहीं है। जब तुलसी बढ़ती है तो उसकी पत्तियों में सूरज की तेज चमक से एक खास मादा पैदा होता है। उस मादे में एक खुशबू होती है। हवा चले तो वो खुशबू दूर दूर तक जाती है। जहां जहां तक वो खुशबू पहुंचती है वहां वहां तक दीगर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मार देती है। लोगों ने कहा, हमने तो ऐसा नहीं सुना। नंबरदार ऊदल सिंह ने कहा कि इसके जिम्मेदार वो नहीं है। तब लोगों ने कहा, मगर तुलसी के पौधे नजर तो नहीं आ रहे। ठाकुर ऊदल सिंह ने जवाब दिया, मुमकिन है अंदर हूँ, अंदर जाकर मेरे अलावा तो किसी ने देखा नहीं है। लोगों ने कहा, ज्यादातर तो अरहर के पौधे ही हैं, बल्कि हमारी नजर में तो सिर्फ अरहर के ही पौधे हैं। ठाकुर ऊदल सिंह ने कड़कदार आवाज में कहा, नजर धोखा भी खा सकती है। अगर इसी धोखे में अरहर की फसल के साथ तुलसी के पौधे भी कुचल गए तो जिम्मेदार कौन होगा? बोलो, जिम्मेदार कौन होगा? बोलो, चुप क्यों हो गए? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और आहिस्ता आहिस्ता सबने खुद को यकीन दिलाया कि अरहर के बड़े खेत में यकीनन ज्यादातर तुलसी के ही पौधे हैं और तुलसी के पौधे कुचल जाएं तो श्राप लगेगा। दरअसल अंदर जाने का खतरा भी कोई मोल लेना नहीं चाह रहा था
اندر جانے کا مطلب تھا نیلے سے پہلا براہ راست اور دو بدو مقابلہ، جہاں بھاگنے کی بھی جگہ کا امکان نہیں تھا۔ وہ لوگ دائرے میں چلتے رہے، پسیجی ہوئی لاٹیاں تھامے، برابر کا فاصلہ رکھتے ہوئے، اپنی سانسوں کی آواز کو سنتے ہوئے، کھیت کی موہوم سے موہوم آواز پر کان رکھے ہوئے۔ ہوا چلی، شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، پورے کھیت میں ہوا کے بہاؤ کے رخ پر آوازوں کا ریلا آگے بڑھا۔ ان آوازوں کو لوگوں نے پھر نیلے کی بھگدڑ سمجھا۔ پھر سب کے منہ سے ڈری ڈری چیخیں نکلیں۔ ایک دوسرے کو چیختا سن کر لوگوں کی چیخیں اور طویل ہو گئیں۔ ایک نسبتاً کم گھنے حصے میں ساکت منو وزنی گوشت کا سیاہ تودا کنوتیاں ملائے کھڑا تھا۔ دم تیزی سے بے آواز گردش کر رہی تھی۔ ہری خوراک کے پودوں کے ادھر چاروں طرف دیر سے پہچل سنائی دے رہی تھی، مگر کھیت کے اندر کوئی آواز نہیں تھی۔ کھیت محفوظ تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے پودے بجتے تو وہ آواز اس کی مانوس آواز تھی، لیکن ان آوازوں کے بعد اچانک آدمی بھی چیخے تھے، اور ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ اس بار ابھی تک چیخیں تھمی نہیں تھیں۔ اسے لگا جیسے یہ چیخیں چاروں طرف سے بلند ہو رہی ہیں۔ اسے لگا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اسے لگا لوگ اس کے بالکل نزدیک ہو گئے ہیں۔ اس کی دم نے تیزی سے گردش کاٹی۔ اس نے اگلے کھر مٹی میں مارے۔ باہر لوگوں نے محسوس کیا، ان کی سہمی سہمی چیخیں جیسے ہی بند ہوئیں، اندر کھیت میں زوردار آوازیں پیدا ہوئیں۔ اڑ بھڑ کرتا ہوا نیلا ارہر کے مضبوط پودوں سے ٹکراتا ہوا پوری رفتار سے ایک طرف برآمد ہوا۔ ڈری ڈری چیخیں بلند ہوئیں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھوٹ گئیں۔ کچھ اندھا دھند دوسری طرف بھاگے۔ کچھ نے ہمت کر کے لاٹھیاں بلند کر کے وار کیے۔ خون میں لہو لہان سیاہ نیلا کھیتوں فصلوں کو پار کرتا ہوا سیدھا آبادی کی طرف دوڑا۔ ٹھاکر اودل سنگھ نے نیلے کو اس کے بچپن سے پالا تھا۔ اس کے پالنے کی وجہ بھی عجیب و غریب تھی، اور اس پر ابھی تک بھید کے پردے پڑے ہیں۔ اودل سنگھ بیک وقت دیہات، قصبے اور شہر کے باشندے تھے۔ تینوں جگہ ان کے مکانات تھے۔ گاؤں میں آبائی کھیت تھے اور حکومت، قصبے میں چیئرمینی اور شہر میں تجارت۔ وہ حکومت، تجارت اور سیاست تینوں کو برابر کا وقت اور اہمیت دیتے تھے۔ گاؤں میں گڑھی تھی، قصبے میں حویلی اور شہر میں کوٹھی۔ ایک دن گاؤں کی گڑھی میں چوری ہو گئی۔ 50 تولے سونا، 20 سیر چاندی کے برتن اور 10,000 روپے کے علاوہ گروی گانٹھ کے 30-40 سونے کے عدد بھی گئے۔ وہ قصبے سے اپنی جیپ میں طوفانی رفتار سے گاؤں پہنچے اور گڑھی کے دیہاتی پہرے داروں کے سر پہ اتنے جوتے بجوائے کہ ڈاکٹری معائنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ان لوگوں نے روتے روتے اعتراف کیا کہ رات دوسرے گاؤں کی بارات میں کچھ لوگ آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بیڑیاں پی اور ہمیں اپنی سگریٹیں پلائیں۔ سگریٹیں پی کر ہم بے ہوش ہو گئے۔ گڑھی کے پیچھے پہرے کے کتے مردہ پائے گئے۔ ان کے منہ سے نیلا نیلا پانی رس رہا تھا۔ انہیں گوشت کے پارچوں میں کچلا دیا گیا تھا۔ جس دیہات سے بارات آئی تھی وہاں دبش دی گئی تو بارات کے گھرانے نے ان سگریٹ پلانے والوں سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ بتایا کہ ہم تو ان کو گھراتی سمجھے تھے، خیال کیا تھا کہ لڑکی والوں کے دور کے رشتہ دار ہیں جو کسی اور بستی سے بیاہ کے نیوتے میں آئے ہیں۔ ٹھاکر اودل سنگھ دانت پیس کر رہ گئے۔ وہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی، اور دیہات میں رات شام کے بعد ہو جاتی ہے، تو انہوں نے گڑھی کے دروازے بند کرا کے تیسرے دالان کے پیچھے والے کوٹھے میں جا کر اوپر جانے والی سیڑھیوں میں سیڑھی نمبر 3 کی پٹیاں ہٹا کر معائنہ کیا اور اطمینان کیا کہ ڈالڈا کے تینوں ڈبوں میں وہ سارے سونے کے زیور ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں جو ادھار لینے والوں نے ضمانت کے طور پر رکھوائے تھے اور جو سود ادا نہ کرنے کے تاوان میں ڈوب گئے تھے اور ٹھاکر اودل سنگھ کی دولت کے سمندر میں ابھر آئے تھے۔ وہ لگ بھگ 11 سیر سونے کے زیور تھے۔ اس خزانے کو شہر کی کوٹھی میں رکھنے کا مطلب تھا انکم ٹیکس والوں کے خوف سے خود کو بے خواب رکھنا۔ قصبے کی حویلی میں جو خفیہ جگہ بنوائی تھی اور جسے بنانے والے راج مستری کے کپڑے تعمیر کے دوسرے دن نہر کنارے پائے گئے تھے، وہ اس نقدی کے لیے ہی ناکافی تھی جو ٹھاکر اودل سنگھ نے شہر کے کولڈ سٹور اور قصبے کی چیئرمینی سے پیدا کی تھی۔ کولڈ سٹور میں 90% آلو ان کا خریدا ہوا تھا، لیکن حساب کی کتابوں میں اس کا اندراج دیہات کے کسانوں کے نام ہوتا تھا۔ ایک بار انکم ٹیکس افسر نے ان کسانوں کو نوٹس بھیج کر شہر کے آفس میں بلا کر چیکنگ بھی کی تھی۔ کسانوں نے سارے اندراجات اپنے نام میں قبول کیے۔ یہ سارے کسان وہ تھے جو ٹھاکر اودل سنگھ کی گڑھی سے برسات اور سردیوں میں اپنے گھر کے زیور رکھ کر قرضہ اٹھاتے تھے۔ جس دن کسانوں کے بیانات ہوئے تھے اس سے 2 دن پہلے ٹھاکر صاحب شہر کے وکیل کو لے کر گڑھی میں آئے تھے
और उन सारे किसानों को आंगन में बिठाकर सवाल जवाब की तैयारी करा दी थी और लाल और नीली रसीदों वाली किताबें दिखाकर उनसे पूछा था, क्या तुम ये रसीदें पहचानते हो? नहीं, सबने एक आवाज होकर कहा था। शहर का वकील ठाकुर साहब का चेहरा देखने लगा और जल्दी जल्दी सिगरेट पीने लगा। ठाकुर साहब ने दांत पीसकर समझाया कि तुम सब इन किताबों को पहचानते हो क्योंकि इन पर तुम्हारे अंगूठों के निशान हैं। फिर उन्होंने सबके अंगूठों के निशान लगवाए। इनकम टैक्स दफ्तर में किसानों ने बैक आवाज में बताया कि अब हम इन किताबों को पहचानते हैं और कोल्ड स्टोर में सारा आलू हमारा ही है और इन किताबों को तलपटी कहते हैं और इन पर हमारे अंगूठों के निशान हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर ये सुनकर चकराया। उसने अपने इंस्पेक्टर को दूसरे कमरे से बुलाया। इंस्पेक्टर ने उसे फिर समझाया कि सर, मैं खुद कई दिनों तक किसान का भेष बनाकर कोल्ड स्टोर के आसपास घूमा हूँ। ये सारा आलू कोल्ड स्टोर के मालिक का है, ये किसान तैयार किए हुए हैं। ऑफिसर ने अपने चैम्बर में आकर सबका बयान कागज पर दर्ज किया। सबने एक ही बात दोहराई कि हम किसान हैं, आलू पैदा करते हैं, फसल पर आलू सस्ता होता है तो हम उसे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। कोल्ड स्टोर से फसल के बाद वाले जमाने में निकाल कर ये आलू अच्छे दामों में बेच दिया जाता है। सुर्ख नीली तलपटी पर हमारे ही अंगूठों के निशान है। उनके चेहरों पर कोई ज्यादा झूठ भी नहीं बरस रहा था। उन्होंने एक एक लफ्ज सही कहा था। सिर्फ दरमियान में एक जुमला और भी जोड़ा जा सकता था कि साहब, फसल पर आलू पैदा होते ही हमसे औने पौने खरीद लेते हैं कि उस वक्त हमें उनका ब्याज अदा करना होता है। अफसर ने उनके चेहरों को पढ़ा और कार्रवाई मुकम्मल करके इत्मीनान की सांस ली कि केस खत्म करने से पहले सारी जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गई थी। केस पढ़ना, शक करना, शक दूर करने के लिए नोटिस भेजकर गवाहों को बुलाना, उनके बयानात का इंदिराज करना और फिर फैसला सुना देना। ठाकुर साहब ने ऑफिस से निकलते हुए हाथ जोड़कर कमर से झुकते हुए साहब का शुक्रिया अदा किया और इजहार अफसोस किया कि आपको इस केस में खामखा मेहनत करना पड़ी और इतने लोगों के बयानात दर्ज करना पड़े। साहब ने खाकसारी के साथ उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि ये तो हमारा फर्ज था। ठाकुर साहब चोरी के बाद कई दिन तक गांव में आते रहे। वो रोज शाम को गढ़ी की बैठक में बैठकर दांत पीसते रहते और उन नौकरों को माँ बहन की सुनाते रहते जिन्होंने चोरों के हाथों नशे की सिगरेटें पी थी। एक दिन ऐसे ही बैठे थे कि बाहर शोर हुआ। निकल कर देखा तो गढ़ी की चार दीवारी में एक मादा नीलगाय दो बच्चों के साथ हाँफती हुई इधर से उधर से इधर वहशत के आलम में दौड़ रही है और धूल उड़ा रही है। गेहूं के खेत कटने के बाद खेत मैदान हो गए थे और छुपने की जगह नहीं बची थी। कुत्तों ने रगीदा होगा और बेचारी बच्चों की कम रफ्तारी से मजबूर होकर गांव की समत भाग पड़ी होगी। मादा तो टूटी हुई चार दीवारी फलांग कर भाग खड़ी हुई। आगे जाकर रुक कर मुड़ कर बच्चों की तरफ देखा, दुम तेजी से हिलाई, फिर चार दीवारी की तरफ भाग कर वापस आई कि कुत्तों ने फिर रगीदा। मजबूरन उसे खेतों की तरफ भागना पड़ा। बच्चों को भूरे भूरे बड़ी बड़ी आंखों वाले बड़े कुत्ते की जसामत के बच्चों को पकड़कर नीम के दरख्त से बांध दिया गया। उनमें का एक नीम के दरख्त से बंधा बंधा तेजी से दरख्त का तवाफ करता और जब रस्सी दरख्त से लिपट जाती और गर्दन में बल पड़ने लगते और आंखें उबलने लगती तो फिर मुखालिफ समत में दायरे काटने लगता। उसने दरख्त से सर टकरा टकरा कर लहू लुहान कर लिया था। थोड़ी देर बाद जब सूरज गुरूब हो रहा था तो वो जमीन पर गिरकर तेज तेज सांस लेने लगा। खून की उल्टी हुई और थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया। दूसरे बच्चे की टांगे बांध दी गई थी और उसे नीम के तने से सर टकराने की इजाजत नहीं दी गई थी। इतने में गांव के लोग आ पहुंचे। एक बूढ़े ने ताज्जुब के साथ कहा, हाय रे दैया, गौ माता का वध हो गया। ठाकुर की आंखें ये सुनकर चमकने लगी। उन्होंने बूढ़े को डांट कर चुप कराया और बताया कि अगर इन जानवरों को पकड़ा न जाता तो ये गांव के गरीब किसानों के घरों में घुसकर ढूंढ ढूंढ कर नन्हे नन्हे बच्चों को अपने पैरों से कुचल डालते। गांव वालों ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि आज ठाकुर उदल सिंह की वजह से उनके मासूम बच्चों की जान बच गई। ठाकुर उदल सिंह ने अपनी आंखों से देखा था कि मरने वाला जानवर का बच्चा कितना जरी और कवि था। नीम के तने पर बच्चे के सर की मार के निशान देखकर उन्होंने फैसला किया कि जो बच्चा बच गया है उसे वो पालेंगे, क्योंकि अव्वल तो ये गौ माता होता है, दूसरे ये कि ये बड़ा होकर अजनबियों को अपने सींगों से लहूलुहान करके उन्हें अपने खुरों से कुचल सकता है, तीसरे ये कि इसे खिलाने पिलाने का कोई खास खर्चा नहीं होगा, कभी कभी अपने खेतों का चारा भी खा लिया करेगा, चौथे ये कि गोश्त के पार्चे शौक से नहीं खाता। ठाकुर साहब ने उसे इस अंदाज से पाला कि आधा वक्त वो कस्बे में रहता और आधा वक्त गांव में काटता। गांव की गढ़ी और कस्बे की हवेली में 5 मील का ही तो फासला था।
वो उसे नीला कहकर पुकारते थे और लोग उसे ठाकुर का नीला कहकर बुलाते थे। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें पेश आईं। अव्वल तो यह कि वो वहशी था, किसी तरह बंधने पर राजी नहीं होता था। पहले उसे भूखा रखा गया, भूख ने उसकी वहशत को कम किया। फिर उसे खूब पेट भरकर जरूरत से ज्यादा ग़िज़ा दी गई। तब खुशखोरी ने उसकी वहशत को बज़ाहिर खत्म कर दिया। गांव और कस्बे वाले उसे तफरीह का जरिया समझते थे। ठाकुर उदल सिंह उसे हमेशा बांध कर रखते थे। वो हरा चारा नाश्ते में खाता था, मोटे नाच की सानी लंच में और डिनर में साबुत नाच और गुड़। कभी कभी सूप के तौर पर उसके मुंह में खोखले बांस का नलका डालकर सरसों का खालिस तेल पिलाया जाता। 2 साल में उसका सीना पुरगोश्त, बदन सुडोल और सींग हिलाली हो गए। माथे पर सफेद भंवरी के बाल जगह बनाने लगे। एक दिन ठाकुर साहब ने महसूस किया कि नीला अब इतना बड़ा और ताकतवर हो गया है कि रस्सी की बंदिश को सिर्फ आदत के तौर पर फर्मा बरदारी में कबूल करता है, वरना चाहे तो एक ही जकंद में रस्सी और रस्सी के दूसरे सिरे पर खड़े भोंदू किसान को लेकर उड़ जाए। अगर रस्सी से आजाद कर दूं तो क्या भाग जाएगा, उन्होंने सोचा और कुछ याद करके मुस्कुराए। रात में गढ़ी के आंगन में लेटकर उन्होंने पिछले साल का चेयरमैनी का इलेक्शन याद किया। उनके मुआफकत के 7 लोग मेंबरी का चुनाव जीते थे और मुखालिफ उम्मीदवार की मुआफकत के 8 मेंबरान फतह याब हुए थे। उन 15 मेंबरान को चेयरमैन का इंतखाब करना था। पिछले 20 बरस से वो बिला शिरकत गैरे चेयरमैनी के तन्हा उम्मीदवार होते आए थे। मेंबरों के जरिए चुनाव महज रस्मी खाना पूरी होता था, मगर अब जमाना बदल रहा था। कुछ अजीब अजीब से नारे सुनने में आते थे कि ठाकुर ही क्यों बारंबार, नहीं चलेगा एक परिवार, या ठाकुर को है हटाना, हमको भी आजमाना। अभी चेयरमैनी के चुनाव में 5 दिन बाकी थे। मुखालिफ कैंप 8 उम्मीदवारों के साथ जीता था, इसलिए चुनाव से पहले ही जश्न मना रहा था। जश्न की आवाजें कानों में आती तो ठाकुर के तन बदन में आग लग जाती। वो हवेली की छत पर खुर्री चारपाई पर लेटे लेटे रात गुजार देते। चुनाव से 3 दिन पहले झुम्मन चमार मिंबर गायब हो गया। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। ये रिपोर्ट ठाकुर साहब ने लिखवाई थी। उनका बयान था कि झुम्मन अंदर ही अंदर उनका मुआफिक था। मुखालिफ उम्मीदवार महमूद साहब इस बात को जान गए थे। उन्होंने उसे अगवा करके उसे मरवा डाला है। महमूद साहब की तरफ से भी रिपोर्ट हुई, उसका लुबे लुबाब भी वही था। पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी, यानी दोनों उम्मीदवारों को कुर्की की धमकी देकर दोनों से कहा गया कि चुनाव के दिन तक मकतूल को हर हाल में हाजिर करना पड़ेगा। दोनों उम्मीदवारों ने पुलिस से वादा किया। दिन में ठाकुर साहब कस्बे की हवेली में पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज को खाने की मेज पर तफ्तीश कराते और रात को 12 बजे के बाद गांव पहुंचकर गढ़ी के तहखाने में झुम्मन को डंडे पर कपड़ा लपेटकर पिटवाते। चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने झुम्मन को समझाया कि हमारा साथ देने में तुम्हारा जो फायदा है उसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। एक तो ये कि तुम्हें चेयरमैन बनने के बाद सफाई का मेंबर इंचार्ज बना दूंगा। सफाई के अमले की आसामियां तुम अपनी मर्जी से भरना। कस्बे में नल लगवाने का काम भी तुम्हारे ही सुपुर्द होगा। 100 नल मंजूर होते हैं, कम से कम 15 जरूर लगवाना होंगे। रोजाना सड़क की नालियों पर चूना डलवाने का एक बजट होता है। उस पैसे को तुम धर्म के काम में लगा सकते हो, जैसे अपनी बेटी की शादी का खाना और कपड़े वगैरह, क्योंकि रोजाना चूना डलवाने से नालियों में चूने की लुगदी जम जाएगी, जिसकी वजह से मजीद गंदगी का खतरा है। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि शहर के कुछ गुंडे उसकी लड़की को अगवा करके अपने काम में लाना चाहते थे, जिनको ठाकुर ने बड़ी मुश्किल से रोका है। और उन गुंडों को अच्छी तरह समझा दिया गया है कि झुम्मन हमारा आदमी है, आदमी क्या हमारा भाई है, हमारा मुआफिक है, हमें वोट देने जा रहा है। उन्होंने बातों ही बातों में यह भी समझाया कि उन शहरी गुंडों ने यह काम सिर्फ उनके कहने की वजह से नहीं किया, और वो ये धमकी दे गए हैं कि अगर झुम्मन ठीक से राजी नहीं होता तो उसका गला काटकर उसके कपड़े खून में भिगोकर महमूद साहब के घर के पिछवाड़े खंडर में डलवा दो। ये सुनकर झुम्मन ने अपने गले पर हाथ फेर कर देखा, सलामत पाया तो ठाकुर साहब का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। गढ़ी के खुनुक आंगन में लेटे लेटे ठाकुर साहब ने पिछले मौसम की उस रात को याद किया और उस याद में मजा महसूस किया कि कैसे उन्होंने अचानक एक फैसला किया था। वो झुम्मन से अचानक आवाज बदलकर बोले थे, झुम्मन, तू क्या समझता है कि मैं तुझे अपनी चेयरमैनी के लिए उठाकर लाया हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा विचार भी मन में मत लाना। नहीं, तू शायद अब भी यही सोच रहा है। झुम्मन चुपचाप खड़ा हौले हौले कांपता रहा। ठाकुर ने चेहरे पर एक खास तरह का साधु संतों वाला तेज पैदा किया और भारी मसनूई आवाज में बोले, चलो झुम्मन, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएं, कल जिसे दिल चाहे वोट देना। वो हैरान खड़ा उन्हें देखता रहा। ठाकुर ने उसकी टांगों से रस्सी खोली,
फिर हाथों की रस्सियां खोली, उसकी आंखों पर अंगोछा बांधा और उसी आलम में गांव से लाकर कस्बे की ईदगाह के पीछे जाकर जीप से उतारा और अंगोछा खोलकर उसकी चमचमाती आंखों में देखने लगे। देखते रहे, यहाँ तक कि वो भी उन्हें देखने के काबिल हो गया। उसने आज 3 दिन और 3 रातों के बाद अपने पैरों और हाथों को आजाद पाया था। उसने आंखें मलकर ठाकुर का चेहरा देखा। उसे ठाकुर के चेहरे के चारों तरफ एक हाला सा नजर आया, जैसे रामलीला की तस्वीरों में होता है। ठाकुर, जो अभी तक उसका एक हाथ पकड़े हुए थे, सोच रहे थे कि ये हाथ छोड़ दूं या पकड़े रहूं, उससे कुछ बोलूं कि कुछ ना बोलूं। जुम्मन ने उस हाथ की परवाह नहीं की। उसे अपनी जान बचने की इतनी खुशी हो रही थी कि उसे ख्याल ही नहीं था कि उसका हाथ अभी तक ठाकुर की गिरफ्त में है। पौ फटने वाली थी। बेर के दरख्तों में तीतर बोला। नेक शगुन लेकर ठाकुर ने जुम्मन की सूखी कलाइयों में कदरे इत्मीनान से दौड़ते खून की रफ्तार को महसूस किया, और हाथ को आजाद होने का जो वाहिद फायदा जुम्मन की समझ में आया वो ये कि अब इत्मीनान से झुककर दोनों हाथ जोड़ सकता था। उसने यही किया। इलेक्शन में ठाकुर को वोट देने के बाद उसने थाने में ये बयान दिया कि वो दिल के अंदर से हमेशा से ठाकुर साहब का मुआफिक रहा है। महमूद साहब के डर से वो दिल्ली भाग गया था और वहीं निजामुद्दीन स्टेशन पर 3 दिन 3 रातें गुजार कर आया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने फाइल रिपोर्ट की और हाशिए में ठाकुर साहब के ताउन का जली हरूफ में जिक्र किया, जो अब चेयरमैन भी थे। सिर्फ 1 साल पुरानी याद में भी इतना मजा आ सकता है, ये सोचकर ठाकुर को और लुत्फ आया। खेतों की तरफ से हवाएं लोरियां देती हुई आईं। पहरे के नौकरों को गालियां देकर उन्होंने होशियार किया। बंधे हुए नीले को एक नजर प्यार और एक नजर इख्तियार के साथ देखा और सो गए। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि आसमान पर निगाह फेंक कर देखा कि पौ फटने में कितनी देर है। जब मैला मैला उजाला इतना रोशन हो गया जितना पिछले साल जुम्मन का हाथ छोड़ते वक्त था, तो उन्होंने कान लगाकर कोशिश की कि किसी बेर के बाग में तीतर बोल जाए। नहीं बोला। अलबत्ता कोई टीटरी जोर से चीखी। उसी को तीतर की आवाज पर महमूल करके उन्होंने आगे बढ़कर नीम के दरख्त से बंधे नीले को रस्सी से आजाद कर दिया। वो रस्सी खुल जाने के बाद भी वैसा ही खड़ा रहा, हिला तक नहीं। ठाकुर साहब ने जोर से आवाज देकर अपने छोटे बेटे ओंकार को पुकारा। उसकी आंखों में रात की शराब का खुमार था। नीले को आजाद देकर उसका खुमार टूटा। उसने हैरत से अपने बाप को देखा। बाप ने चेहरे पर किसी गैर जरूरी ताव को लाए बगैर मजबूत आवाज में धीमे धीमे कहा, ऐसे ही जुम्मन को राम किया था बीते साल। नीले ने यकायक अपनी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली महसूस की। उसे महसूस हुआ कि गर्दन में जो मोटी सी चीज चुभती रहती थी वो दूर हो गई है और अब चलने में कोई रुकावट नहीं महसूस होती। पहले तो ये होता था कि अगर कभी तेज चलने का दिल चाहे तो रस्सी पकड़ने वाले का बोझ भी घसीटना पड़ता था। अब सब कुछ कितना हल्का फुल्का हो गया है। इस तब्दीली की वजह से जिबिल्ली तौर पर उसे एक खदशा लाफ हुआ कि और बातें भी तो तब्दील नहीं हो गई। लेकिन जब सुबह हरा चारा, दोपहर को सानी और रात को नाच और गुड़ मिला तो उसने तबीयत में बहुत चौंचाली महसूस की। वो गढ़ी के चारों कोनों में घूमता फिरा। एक बार दरवाजे से निकलकर बाहर भी गया। गांव वाले उसे खुला देखकर चौंके, कुछ बिदके, कुछ उसकी आजादी के ख्याल से खुश हुए। नीला थोड़ी देर बाद वापस गढ़ी में आ गया और नीम के दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अंदर ही अंदर गर्दन पर तनाव महसूस हुआ। दरअसल जब धूप उस जगह आ जाती थी तो वो उठकर लंबी रस्सी घसीटता हुआ दरख्त के साए वाले हिस्से में चला जाता था। उस वक्त भी उस पर धूप आ गई थी। रोजाना इसी घड़ी उसे उठकर रस्सी की गिरफ्त के सहारे साए में जाना होता था, इसलिए उसे धूप और रस्सी का तनाव साथ साथ महसूस हुआ। लेकिन जब वो साए के हिस्से की तरफ बढ़ा तो उस पर यह इंकशाफ हुआ कि आज रस्सी का तनाव गर्दन पर नहीं था। वो अगले दोनों पैर जमीन पर मारकर अगले धड़ से उठा और नीम के तने पर अपने सर से एक सुबुक सी टक्कर मारी। यह आजादी के रक्स की पहली ताल थी। ठाकुर साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ अफराद से मानूस कर दिया, जिसका लामहला नतीजा ये निकला कि वो दीगर अफराद को थोड़ा थोड़ा सा गैर समझने लगा। कस्बे में जिस सुबह उन्हें ये खबर मिली कि रात नीले ने गढ़ी की दीवार फलांग कर शीशम की सोट चुराकर भागने वाले शामू की कमर तोड़ दी है, तो मारे खुशी के हवेली में नाचे फिरे। गांव पहुंचे और नीले से मुंह में खोखला बांस डालकर अपने हाथ से एक सेर तेल पिलाया। तेल पीकर वो उछलने लगा। ठाकुर ने बैठक में आकर गांव के हुजूम को देखा जो नीले की शिकायत लेकर आया था, और सिर्फ एक ही बात कही, रात के 2 बजे शामू गढ़ी में क्या पूजा करने आया था? बोलो, जवाब दो, चुप क्यों हो? जाहिर है कि इस बात का जवाब कौन देता कि रात को 2 बजे वाकई पूजा का कोई मुनासिब वक्त नहीं होता।
ये गौ माता का अवतार है, दुष्ट लोगों का ठीक ठीक प्रबंध रखेगा। हुजूम उठकर चल दिया। कुछ बुड्ढों ने गढ़ी से निकलते वक्त कनखियों से नीले को देखा, जो अगले पैर जमीन पर मार मार कर धूल उड़ा रहा था। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर अवतार को प्रणाम किया। गढ़ी में रखे जेवरात की हिफाजत के उस अनोखे इंतजाम से ठाकुर का रुआ रुआ खुश हो गया। नीला कभी कभी कस्बे की हवेली में भी रात गुजारता था। ठाकुर ने यह भी सोच समझ कर किया था ताकि कस्बे और देहात दोनों पर नीले की यकसा दहशत कायम रहे। नीला अभी पट्ठा था, मुकम्मल बालिग नहीं हुआ था, इसलिए मस्ती में नहीं आता था, इसलिए वो उनके साथ कुत्ते की तरह रहता था, साथ साथ वफादार, आगे पीछे दाएं बाएं। देहात की खेती बाड़ी, गिरवी गांठ का काम सब कुछ ठीक चल रहा था। नीले की वजह से चोरों से भी खूब हिफाजत थी। उसी तरह कस्बे की हवेली में कभी कभी रात गुजारने की वजह से वहां भी चोरों का खतरा नहीं रहा। अब तो कभी कभी ऐसा भी होने लगा कि चोर तो चोर, जो लोग हवेली या गढ़ी में अपना हक लेने आते, जैसे गेहूं काटने वाले अपनी मजदूरी का गट्ठा या छत पर मिट्टी डालने वाले मजदूर अपने हिस्से का अनाज, तो उन पर भी नीला दौड़ पड़ता था। वो लोग ठाकुर से मिन्नत समाजत करते, नीले की कारकर्दगी की मुबालगे के साथ तारीफ करते, तब ठाकुर खुश होकर उन्हें उनका हक देते। देहात और कस्बे की तरफ से जब फरागत महसूस हुई तो ठाकुर ने शहर की तिजारत में तवज्जो बढ़ाई। देहात वाली चोरी के सानहे के बाद उधर वक्त नहीं दे पाए थे। शहर की तिजारत भी जोरों पर चलने लगी। वैसे तो नीला ज्यादातर काम मामूल के मुताबिक करता था, यानी देहात में रहता, किसी भी खेत में दो चार मुंह मार देता कि जानवर ये तफरीक नहीं कर सकते कि ये तेरा है, ये मेरा है। कभी कभी गढ़ी से तालाब की तरफ जाते हुए अगर गली तंग है तो वो रास्ते में मिलने वाले अफराद के दरमियान सींगों से रास्ता बना लेता। ये बात भी हर फर्द बशर आसानी के साथ समझ सकता है कि सींगों के बजाय अगर खुरों से रास्ता बनाता तो उसमें लोगों को ज्यादा जख्म आते। कभी कभी यूं ही दो लत्ती भी चला देता, जिससे उन लोगों के कपड़े और कपड़ों के नीचे जरा खाल वगैरह भी फट जाती। मालूम नहीं क्यों लोग बाग बीच रास्ते में चलना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। इसी तरह जब वो कस्बे में होता तो कभी कभी पड़ोस के किसी भी घर में घुस पड़ता और मिट्टी के बर्तन वगैरह तोड़कर शादा वापस आता। ठाकुर ने शिकायत के जवाब में हमेशा यही कहा कि नीले ने आज तक किसी के तांबे पीतल के बर्तन नहीं तोड़े, हमेशा मिट्टी के तोड़े। ठाकुर चाहते थे कि लोग नीले की इस हिस्से तफरीक की दाद दें। रफ्ता रफ्ता लोग उससे बेजार होने लगे। खुसूसन देहात में लोग अपने कमजोर किवाड़ दिन में भी बंद रखते। कस्बे में भी नीले को दूर से देखते ही अहम चीजें छुपा ली जाती और दरवाजे अगर खुले हों तो बंद कर लिए जाते। ठाकुर ने लोगों की इस बेजारी को बहुत बुरा समझा। उन्हें अक्सर ख्याल आता कि वो कैसे लोगों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं जिनमें जरा भी हिस्से मिजाह नहीं, जरा भी चौचाली नहीं। एक दिन गुलफाम कुंजड़ा शाम को रोता हुआ कस्बे की हवेली पर आया और बैठक में ठाकुर के पैर पकड़ लिए। उसने अहवाल बयान किया कि वो खांचा लगाकर अमरूद बेच रहा था कि बगैर किसी इश्तियाल के नीले ने आकर पहले तो उसके 5 अदद अमरूद खाए। जब उसने नीले को धक्का दिया तो नीले ने बाकी अमरूदों को कुचल दिया। जब उसे इस हरकत से रोका गया तो उसने गुलफाम के ऊपर 2 पैरों से हमला कर दिया, जिससे उसका बाजू जख्मी हो गया और कमीज फट गई। वो उसका हर जाना चाहता है। ठाकुर ने उसकी बात तवज्जो से सुनी, बल्कि कई बार वाकयात को बीच बीच में रोक रोक कर नए सिरे से सुना। इस दरमियान उन्होंने नौकर भेजकर कुछ पास पड़ोस के, कुछ बाजार के आदमी बुलवा लिए। जब सब आकर घेरा डालकर बैठ गए और गुलफाम ने 7वीं दफा वाकया बयान कर लिया तो ठाकुर ने उससे एक अजीब शान बेनियाजी के साथ पूछा, आज का तय बाजारी का पैसा भरा था? नहीं सरकार। ख्वांचा बढ़ाकर ठेकेदार को देता, शाम को देता। तय बाजारी का मतलब होता है बाजार में बेचने के एवज उस सरकारी जगह का रोजाना का किराया, इतना तो तुम जानते होगे। हाँ सरकार। अगर तुमने इस वक्त तक तय बाजारी का पैसा नहीं भरा तो इसका मतलब सुबह से शाम तक तुम गैर कानूनी अंदाज में बैठे। बोलो, जवाब दो। गुलफाम चुप रहा। यह नुक्ता उसकी समझ में आम हालात में भी ना आता, ना कि उस जख्मी हालत में जबकि उसके अमरूदों का नुकसान भी हो चुका था। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ। मैं उन लोगों में नहीं जो दौलत और कुर्सी के नशे में गरीब को बोलने भी नहीं देते और अपनी ही कहे जाते हैं। ये कहकर उन्होंने बैठे हुए तमाम अफराद के चेहरे पर आए नए किस्म के तासुरात का मुआयना करना जरूरी ख्याल किया। तासुरात कुछ कुछ हस्बे मंशा थे। तजरबे ने उन्हें बताया था कि कभी कभी कुछ देर खामोश रहना बोलने के मुकाबले में ज्यादा फायदेमंद होता है। वो चुप हो गए, बल्कि खाकसारी के अंदाज में सर भी नीचे झुका लिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे से फैसला कुन अंदाज में कहा, आज तुमने तय बाजारी की चोरी की।
फिर कुछ देर खामोश रहकर उन्होंने उससे भी ज्यादा धीमी लेकिन मजबूत आवाज में सवाल किया, तुम्हारे कितने अमरूद खाए? 10, 8, 4 या 5? तुम इस बात को 7 दफा दोहरा चुके हो। मैं अपने कानों से 6 बार सुन चुका हूँ। जब से ये 15 लोग यहाँ बैठे हैं, तुम कई बार अपने अमरूदों की तादाद बदल चुके हो। बोलो, कितने अमरूद खाए? 7 या 6? इन 15 लोगों के सामने जवाब दो। मैं तुम्हें 9 मरतबा मौका दे चुका हूँ। बोलो, सच के झूठ, जवाब दो। गुलफाम बोला, नीले ने मेरे 15 अमरूद या 7 अमरूद या शायद 9 अमरूद या मेरे ख्याल में 2 अमरूद खाए थे। सब ठट्टा मारकर हंसने लगे। गुलफाम उनकी तरफ बेबस नजरों से देखता रहा। आप लोगों ने देखा ये कितनी बार अमरूदों की गिनती बदल चुका है। अब इसकी किस बात का यकीन करें, खास तौर से इस हालत में कि आज इसने तय बाजारी टैक्स की चोरी भी की। सरकार, नीले ने मेरे हाथ पर लात चलाई और खूना खून कर दिया। गुलफाम सिसकने लगा। ठाकुर ने आम अफराद की तरफ देखते हुए कहा, आप धर्म ईमान से बोलना, हमारा नीला जो हाथी के बराबर है, अगर इस लौंडे को लात मारता तो क्या ये जिंदा बच सकता था? क्या इसके पास कोई सबूत है कि नीले ने इसको लात मारी? जबकि खुद ये इस बात का इकरार कर रहा है कि इसने बगैर किसी इश्तियाल के नीले को 2 मरतबा धक्का दिया। सरकार, जब उसने मेरे अमरूद खाए तब धक्का दिया था। कौन से अमरूद, जिनकी सही गिनती भी तुम इन पंचों के सामने नहीं बता पाए हो? क्योंकि अब वो 15 आदमी पंच थे, इसलिए उनका मुंसिफ मिजाज होकर संजीदगी के साथ फैसला करना जरूरी था। उनमें से चंद एक के चेहरे पर जजों जैसी संजीदगी और करख्तगी भी आ गई थी। फर्दन फर्दन उन 15 आदमियों ने गुलफाम से मुख्तलिफ नौयत के 15-15 सवालात पूछे। गुलफाम ने हर सवाल का जवाब निहायत गलत दिया, यानी उन पंचों ने कुछ ऐसा ही महसूस किया। इस दौरान ठाकुर बिल्कुल चुप रहे। उनके बोलने की कोई खास जरूरत नहीं रह गई थी। वो अब अगर बोलते भी थे तो चारों तरफ से सवालात के नरगे में गिरफ्तार गुलफाम की तरफदारी में ही कोई जुमला अदा करते। उनकी इस गैर जानिबदारी बल्कि खुद मुखालिफाना रवैये ने पंचों पर बहुत अच्छा असर मुरतब किया। सब गुलफाम को मलामत करने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो सबों का फैसला ये था कि गुलफाम बागों से अमरूद चुरा कर बेचता है और उस पर यह धांधली भी करता है कि तय बाजारी का टैक्स अदा नहीं करता। आज उसने एक मजीद सीना जोरी करने की कोशिश की। एक मासूम गऊ समान पशु पर हमले का इल्जाम लगाया, जो बेचारा शाम के वक्त टहलने के लिए बाजार की सड़क पर बाएं किनारे की तरफ दबकर ट्रैफिक के उसूल के मुताबिक चल रहा था। यकीनन गुलफाम ने मजा लेने के लिए, जैसा कि इस तरह के ओबाश लड़के करते हैं, उस बेजुबान जानवर पर 2 या 5 या 7 या 9 दफा कच्चे सख्त अमरूद मारे, जिससे मुमकिन है जानवर को चोट आई हो। गुलफाम 100 मरतबा उठा बैठी करे और ठाकुर साहब से माफी मांगे। गुलफाम ने 100 मरतबा उठा बैठी करना चाहिए तो ठाकुर ने 98 पर पहुंचकर उसे रोक दिया और पंचों की तरफ देखकर कहा, अब बस कीजिए, इतना ही काफी है, मेरा दिल बहुत नर्म है। उनके लहजे में आंसू देखकर लोगों ने गुलफाम को रोका। जब गुलफाम अपना टूटा हुआ खांचा और बाकी मांदा अमरूद लेकर आंखों में आंसू भरे हवेली से बाहर निकला तो दरवाजे पर नीला खड़ा जमीन पर पांव मार रहा था। पंचों ने उसे ललकार कर कहा, अरे अब इस बेजबान को अमरूद को खिला दे हथियारे। हथियारे ने खांचा जमीन पर रखकर आंसू खुश किए और अमरूद दोनों हाथों में भरकर बेजबान जानवर के सामने पेश किए। जब दौलत, सियासत और इख्तिदार तीनों हासिल हो तो बिगड़ी बात बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। एक दिन ठाकुर इसी फलसफे पर गौर कर रहे थे तो उन पर एक अजीब व गरीब इंकशाफ हुआ कि जब से वो देहात और कस्बे की दौलत की हिफाजत से बेफिक्र हुए हैं, सियासत और तिजारत में खूब वक्त देने लगे हैं और उनकी तवज्जो और वक्त देने की वजह से सियासत और तिजारत पहले से कई गुना तरक्की पर हैं। यानी इन सब तरक्कियों के पीछे उस नीले का हाथ है। उन्हें ये बात मज़ाक़ खेज महसूस हुई, मगर वो जितना गौर करते इसी नतीजे पर पहुंचते कि उनकी हालिया तरक्की में नीले का बहुत अमल दखल है। ये बात बड़ी हद तक सही थी। देहात और कस्बे दोनों में लोग ठाकुर साहब से ज्यादा नीले से खौफ खाने लगे थे। लोग जानते थे कि ठाकुर साहब अगर बराह रास्त किसी को कोई गजन पहुंचाएंगे तो उसकी तो दाद फरियाद है, लेकिन नीले की किसी हरकत की दाद फरियाद इसलिए नहीं है कि उसकी हिमायत में ठाकुर साहब के अलावा बहुत से गैर जानिबदार लोग भी शामिल हो जाते थे। कोई नीले को बुरा कहकर खाम खा शराब भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ठाकुर साहब ने मुख्तलिफ लोक गाथाओं से यह साबित कर दिया था कि नीला भी गौ माता के बहुत ही करीबी अजीजों में होता है, यानी तकरीबन कजिन जैसा। उन्होंने कजिन का हिंदुस्तानी तर्जुमा करके भी बताया था। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल कुछ यूं हो गई कि जो लोग नीले से मजरूब होते वो भी इस बात का खुल्लम खुल्ला एतराफ न करते। मुबादा उन्हीं की कोई गलती सामने आ जाए
सूरत-ए-हाल को इस हद तक पहुंचाने के लिए कई वाकयात आलम ज़हूर में पेश आए, जिनमें कुछ देहात में वकूअ पजीर हुए और कुछ वाकयात के लिए कुदरत ने कस्बे का इंतखाब किया। देहात में गढ़ी के ठीक सामने नन्नू कुमार की बेवा अपनी दो जवान बेटियों के साथ रहती थी। नन्नू कुमार का पिछले दिनों आर्ज़े दिक में इंतकाल हो गया था। सुबह 3 बजे उठकर तीनों माँ बेटियां गधों को लेकर निकल पड़ती और दूर दूर के तालाबों की मिट्टी खोद कर गधों पर लाद लाद कर सुबह मुंह अंधेरे वापस आ जाती, फिर गारा तैयार करती। कुमार की जवान बेटियां पिंडलियों तक गारे में खड़ी लहंगा जरा जरा सा उड़से हुए फावड़े से गारे को नर्म करती रहती। माँ चाक पर बैठी बर्तन ढालती रहती। 4-5 दिन की मेहनत के नतीजे में जब इतने बर्तन बन जाते कि भट्टी सुलगा कर पकाए जा सकें, तो उपलों की बुनियाद बनाकर पोले पोले हाथों से कच्चे कच्चे बर्तनों को इस अंदाज से सजाया जाता कि उनके बीच सांस की जगह बाकी रहे, ताकि आग की गर्मी की लहरें दरमियान से गुजरकर तमाम बर्तनों तक पहुंच सकें। ठाकुर के छोटे बेटे ओंकार को कुम्हार की बड़ी बेटी के बर्तन बहुत पसंद थे, मगर वो ओंकार को हाथ लगाना तो एक तरफ, नजर भरकर देखने भी नहीं देती थी, पल्लू से छुपाए रखती थी। ओंकार अक्सर गढ़ी की 4 दीवारी के दरवाजे में मोंढा डालकर बैठ जाता और 10 कदम दूर गारे में उभरते डूबते कुम्हार की लौंडियों के पैरों को ताकता रहता। सांवले पांव और उजले तलवे गारे में डूबते और उभरते। इसी रफ्तार से ओंकार का दिल भी डूबता और उभरता। वो बैठा देखता रहता कि लड़कियां उसकी तरफ से मुंह फेरकर गारे को अपने पैरों से दबा दबा कर नर्म कर रही हैं। वो वहीं बैठा बैठा गारे की तरह नर्म होता जाता और अपने अंदर मुख्तलिफ शक्लों के बर्तनों को ढलता हुआ महसूस करता रहता। एक दिन उसने देखा कि बड़की ने गारे की छींटों से बचने के लिए अपने लहंगे को थोड़ा सा ऊंचा करके नेफे में उड़स लिया है। वो पिंडलियों से जरा ऊपर तक खुल गई थी। ओंकार उसका बदन पीछे से देख रहा था। मैले मैले उलझे बालों के नीचे चमकती हुई सांवली गर्दन, गर्दन के नीचे दुबली पतली सुडोल कमान की तरह खिंची हुई कमर, पुश्त के नीचे गारे को थपकी देते पैरों की धमक से हिलते हुए कूल्हे, पेबंद लगा लहंगा और घुटनों की पुश्त का पिंडली का सबसे ऊपर का हिस्सा, जो मोटी मोटी खिंची हुई रगों के बीच एक उभार की तरह वाज़ेह था और जिसमें ओंकार खड़े होकर अपनी शक्ल देख सकता था। ओंकार को मालूम था कि उसकी शादी पड़ोस के गांव में तय हो चुकी है। लड़का भी जात का कुम्हार है और इंटर का इम्तिहान दे रहा है। ओंकार किसी भी कीमत पर बड़की को शादी से पहले एक रात के लिए हासिल करना चाहता था। प्रताप ने उसे इशारों इशारों में मना भी किया था कि इसमें पिताजी की इज्जत का सवाल है, लेकिन ओंकार पर रोजाना गारे की थपकी का जादू चढ़ चुका था। आज उसने पहली बार बड़की की टांगों को इतना खुला हुआ देखा था। उसने मोटरसाइकिल उठाई और कस्बे में जाकर राकेश को पूरी बात बताई। ठाकुर उदल सिंह आज शहर गए हुए थे। दोनों ने शाम तक बैठकर हवेली में शराब पी और रात गए मोटरसाइकिल पर एक और हम मशरब रमेश को बिठाकर वापस आए। मोटरसाइकिल एक ईख के खेत में छुपा दी। जाड़ा बहुत तेज था और कोहरा भी था। जगह जगह गांव का धुआं कोहरे में मिलकर गाढ़ा होकर हवा में मुअल्लक कुछ कुछ ठोस हो गया था। गांव सो चुका था, लेकिन गांव के सोने का मतलब खामोशी नहीं होता। छप्पर तले बंधी भैंसे एक दूसरे से बदन रगड़ती रहती हैं। ईस्तादा गायें सोते सोते आंख खोलकर डकराने लगती हैं और बेखाब कुत्ते एक दूसरे पर गरगरा कर बेजरल झपट्टे करते रहते हैं। पहले तो ये तीनों चुपचाप गढ़ी में दाखिल हुए। 4 दीवारी के पास ही बैठा नीला जुगाली कर रहा था। देख कर खड़ा हो गया और सींग आगे करके सर नीचा करके पैंतरे बदलने लगा। ओंकार ने धीरे से सीटी बजाकर पास जाकर उसे थपकी दी। दोनों को अंदर लाया। प्रताप भी शहर गया हुआ था। उसके कमरे में ओंकार के दोस्तों ने झांका। हल्की चांदनी में खिड़की के कतले एक जवान औरत के बदन पर पड़ रहे थे। ये कौन माल है? रमेश ने ओंकार से पूछा। चुप साले, भाभी है। हो हो। राकेश और रमेश बेढंगेपन से शर्मिंदा शर्मिंदा हंस रहे थे। तीनों ने ओंकार के कमरे में बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल दी। थोड़ी देर बाद रमेश नीले से बचता हुआ गढ़ी के दरवाजे से बाहर निकला और कुम्हार की बेवा के झोपड़े के पास पहुंचा। झोपड़े में कुम्हार की बेवा के चंद गधे बंधे खामोश खड़े थे। झोपड़े के पास आकर रमेश ने आवाज दी, माई, ओ माई। को है, अंदर से आवाज आई और चांदी के हल्के जेवर बजने लगे। लड़कियां भी उठ गई थी। तीनों ने एक साथ आकर बांस का टट्टर हटाया। मैं लखनऊ हूँ, खलीलपुर से आया हूँ। तुम्हारे होवे वाले जमाई पर डाकुओं ने हमला करो है। तुम्हें बुलायो है रे दैया, कहकर तीनों रोने लगी। बड़ी बेटी ने एहतियात की कि आवाज जोर से न निकले,
लखन ने मशवरा दिया कि माँ और छोटी बेटी चली चलें। बड़ी की सगाई हो चुकी है, उसका उस गांव में, खास तौर पर उस घर में जाना ठीक ना होगा। बड़ी बेटी को अकेले झोपड़े में छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। लखन ने मशवरा दिया कि गढ़ी में बड़ी बहू के पास छोड़ दिया जाए। बड़ी बहू ने अंदर का दरवाजा खोलकर पहले तो वाकये पर अफसोस का इजहार किया, फिर बड़की को अपने कमरे में बुलाकर जमीन पर बिछौना देकर लेटने को कहा। कुम्हार की बेवा और छोटी बेटी लखन के साथ गांव की हद से निकल गए। सियासतदां बाप के बेटे का मंसूबा बड़ा चुस्त दुरुस्त था। लखन ने गांव से बाहर जाकर उन दोनों माँ बेटी को घूंसे मार मार कर काबू किया और सर्द रात तले आमों के एक उजाड़ बाग में, जिसकी निशानदेही ओंकार ने कर दी थी, ट्यूबवेल के कमरे में रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर डाल दिया। चलते चलते उसके दिल में रहम आया और बहुत सा पियाल उठाकर दोनों पर डाल दिया। लखन अब दोबारा रमेश बन चुका था। उसने गढ़ी के दरवाजे के पास आकर आवाजें दी। ओंकार अपने कमरे से जोर से चिल्लाता हुआ निकला। आता हूँ, कौन? नीले की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से पहरे के नौकर अपनी मढ़ैया में पियाल ओढ़े सो रहे थे। भाभी ने घबराकर खिड़की पर आकर पूछा, कौन है ओंकार? देखता हूँ भाभी। दरवाजे पर आकर उसने धीमी आवाज में रमेश की पूरी कारकर्दगी का अहवाल सुना और भाभी के कमरे की खिड़की के पास आकर बोला, बराबर के गांव से एक आदमी आया है। वहां पिताजी के दोस्त या दौमा साहब पर किसी ने हमला कर दिया है। मुझे बुलाया है। जाओ, बंदूक लेकर जाना। तीनों गांव से बाहर आकर कुछ देर तक एक दूसरे से सरगोशियां करते रहे। बोतल खोलकर एक एक गिलास शराब और पी और आखिरी मरहले की तरफ बढ़े। उनका रुख गढ़ी की तरफ था। सदर दरवाजे की बजाय टूटी हुई दीवार से दाखिल हुए। ओंकार छुपा रहा। दोनों ने आगे बढ़कर आवाज दी, ओंकार, ओंकार भाई। भाभी घबराई आंखें मलती हुई साड़ी बराबर करती हुई उठी। खिड़की पर आकर पूछा, कौन हो? यादव माँ साहब पर हमला हुआ है, ओंकार भाई को बुलाया है। अभी अभी तो ओंकार वहीं गए हैं, गांव से निकले ही होंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। आपके घर में टॉर्च होगी? बैटरी? हमारी टॉर्च रास्ते में गिर पड़ी। दगड़े पर बहुत पानी है, मोटरसाइकिल फंस जाएगी। अभी लाती हूँ। अंदर बड़की, जो सब सुन रही थी, भाभी से लिपट गई। मुझे डर लग रहा हो। डरो मत, कभी कभी अचानक चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। भाभी ने उसे दिलासा दिया। उसने दरवाजा खोलकर हाथ बढ़ाकर टॉर्च देना चाहिए। रमेश ने भाभी के हाथ के बजाय कंधे को पकड़कर झटके से खींचा और इससे पहले कि वो चीख सके, मुंह पर दूसरा हाथ रखकर अंदर दाखिल होकर पलंग पर गिराकर काबू कर लिया। भाभी पलंग पर टांगे मारती रही। बड़की मुंह फाड़े उस मंजर को देख रही थी कि राकेश ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अरहर के जवान पौधों के गट्ठे की तरह बांधकर डाल दिया। भाभी मजबूत बदन वाली नई उम्र की औरत थी। अभी पिछले ही साल शादी हुई थी। उसे काबू में करने में ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि एक हाथ से मुंह दबाए रखना भी जरूरी था। इस दरमियान ओंकार अंधेरे में खड़े नीले को थपकियां देता रहा। रमेश ने भाभी को बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। रमेश की सांस भी उखड़ गई थी, कुछ तो ताकत आजमाने की वजह से और कुछ भाभी के गर्म गुदास बदन को देर तक जकड़े रहने की वजह से। राकेश ने बड़की को कंधे पर अनाज की बोरी की तरह डाला और कमरे से बाहर निकल आया। भाभी भी आंखें फाड़े सारा मंजर देखती रही। लालटेन बुझ गई थी। चांदनी जालीदार खिड़की से छन छन कर आ रही थी। भाभी ने देखा कि उसे काबू करने वाला अभी तक खड़ा उसे गौर से देख रहा है और हौले हौले हाँप रहा है। वो पेश आने वाले वाकये से बेचैन होकर बंधे बंधे तड़पने लगी। उसकी साड़ी घुटनों से ऊपर सरक आई थी और मध्यम चांदनी में उसकी पिंडलियां दीवाली की मोटी मोटी मोमबत्तियों की तरह चमक रही थी। कांपने की वजह से सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। रमेश ने खड़े खड़े कुछ सोचा। खिड़की से झांक कर राकेश सरगोशी में बाहर से चिल्लाया, अबे जल्दी कर, क्या कर रहा है? आ रहा हूं बे। ये कहकर उसने याद किया कि 2-3 घंटे पहले ही उसने उस बंधी हुई औरत को माल कहा था। वो उस पर झुका और उसे छटपटाता देखता रहा। खिड़की से हवा का एक झोंका आया जिसने नशे को कुछ हल्का किया। वो वापसी के लिए मुड़ा, फिर कुछ सोचकर पलटा और ये सोचकर कि यह औरत उसके बदमाशियों के यार ओंकार की भाभी है, उसने हाथ बढ़ाकर साड़ी पैरों तक सरका दी और नशे के आलम में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा कि साड़ी नीचे सरकाते वक्त उसका हाथ घुटनों से पैरों तक मुसलसल औरत के बदन से रगड़ता हुआ नीचे तक आ सके। इसी अंदाज से उसने ऊपर का पल्लू भी सीने पर बराबर किया। दरवाजे से निकलकर वो मुस्कुराया कि पूरा माल न सही, कुछ अठन्नियां चवन्नियां तो बीन ही ली। रात बहुत अंधेरी थी। बाहर निकलकर तीनों कुम्हार के घर तक आए और ओंकार बड़की को लेकर उसके झोपड़े में घुस गया और दोनों बाहर अंधेरे में छुपकर पहरा देते रहे।
रमेश धीमी धीमी आवाज में राकेश को अपनी ताजा फतूहात का वाकया सुनाता रहा, जिसे सुनकर राकेश धत धत करता रहा। लेकिन जैसे ही रमेश खामोश होता, राकेश उसका चेहरा देखने लगता। फिर क्या हुआ? ओंकार ने जमीन पर पड़े पियाल पर बड़की को डाल दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और अपने सर से मड़ासा खोल लिया। अंदर अंधेरा फैला हुआ था। उसने माचिस जलाकर लौंडिया का बदन गौर से देखा। उसे कुछ मायूसी सी हुई। दूर से ये जितनी जानदार नजर आती थी, उतनी तगड़ी नहीं थी। उसने माचिस दोबारा जलाई और उसके सांवले पैरों और उजले तलवों को देखा। पांव सांवले थे और तलवे उजले थे, लेकिन एड़ियों में मिट्टी और पानी के मुसलसल बर्ताव की वजह से दरारें पड़ गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर अंधेरे में रानें टटोली। वो इतनी सख्त नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। बड़की रानों पर हाथ लगने की वजह से भड़कने लगी। आंखों पर पट्टी और मुंह में कपड़ा होने की वजह से चेहरे की हैयत अजीब सी हो गई थी, लेकिन इतनी बदहैयत नहीं कि ओंकार का जोश ठंडा पड़ जाए। वो बदन पर हाथ पड़ते ही मछली की तरह तड़पती थी। ओंकार ने मुआयने के आखिरी मरहले के तौर पर लौंडिया की गर्दन की जड़ से नीचे की तरफ हाथ फेर कर देखा। सीने के उभार मामूली थे। उसके हाथ पेड़ू के ऊपर चिमटा नुमा पसलियों के ढांचे पे आकर रुक गए। वो एक एक पसली को उंगली से छू छू कर महसूस करता रहा और लौंडिया के दुबलेपन पर अफसोस करता रहा। बड़की का बदन गर्म था और सांसें तेज थीं, इसलिए ओंकार बिल्कुल बेजार नहीं हो पाया। लेकिन इतनी मेहनत, मंसूबों और जोखिम के बाद मिलने वाले इनाम को उसने अपने हक से कुछ नहीं बल्कि खासा कम महसूस किया। वो बड़की से इसका बदला लेने लगा और बहुत देर तक अपने हिसाब नित नए तरीकों से उसे बरतता रहा। छप्पर का टट्टर लगाकर वो तीनों खेतों तक आए, जहां ईख में मोटरसाइकिल छुपाकर रखी थी। ओंकार ने राकेश और रमेश को रुखसत किया और अंदाजा करने लगा कि अपने गांव से मां साहब के गांव जाने और वहां से आने में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लग सकती है। इतना ही वक्त गुजार कर वो गढ़ी पहुंचना चाहता था, जहां भाभी बंधी हुई उसका इंतजार कर रही होगी। गढ़ी में आकर भाभी के कमरे में पहुंचकर भाभी को उस हालत में देखकर उसने वो सारी हरकत की जो ऐसे मौके पर उसे करना चाहिए थी। भाभी मुंह का कपड़ा निकलते ही रोने लगी। जब उसने पूरी बात बताकर भी रोना जारी रखा तो ओंकार को शक हुआ कि रमेश ने भाभी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है। भाभी की गर्दन के नीचे उसे नील का निशान नजर आया। उसका सारा नशा उतर गया। फिर उसने कुरेद कुरेद कर डाकुओं की हरकतों के बारे में पूछा। भाभी उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिला पाई कि उसकी इज्जत पर आंच नहीं आ पाई। ओंकार ने भाभी को बताया कि यह सब मंसूबा बंद साजिश थी। यादव माँ साहब पर कोई हमला नहीं हुआ था। उनके गांव पहुंचने से पहले ही वो आदमी रास्ते में किसी काम का बहाना करके दूसरे रास्ते पर हो लिया था। मैं भी उनके गांव तक नहीं गया था। गांव के बाहर ही माँ साहब की खैरियत मिल गई थी। मैं समझ गया कि कोई और चक्कर है, वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ। ओंकार ने महसूस किया कि वो अगर चाहे तो जासूसी उपन्यास लिख सकता है, लेकिन भाभी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो लोग बड़की को भी उठा ले गए, सामने वाली लड़की को। आखिर वो कौन लोग थे और उन्होंने ऐसी हिम्मत क्यों की? घर में चोरी भी नहीं हुई, कुछ समझ में नहीं आता। ओंकार ने सर पर हाथ रखकर भाभी के सामने नौटंकी की। सुबह सबसे पहले कुमार की बेवा और छोटी बेटी गांव में दाखिल हुई, जिन्हें रघुवीर बाग वाले ने ट्यूबवेल के कमरे से आजाद किया था। उन दोनों ने आकर बड़की को झोपड़े में पाकर ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। भाभी ने तीनों को बुलाकर पूछा, ये सब क्या चक्कर था? तीनों आंखें फाड़े भाभी को देखती रहीं। 9 बजे तक पुलिस रिपोर्ट कर दी गई। रिपोर्ट ओंकार ने की थी कि बड़की के होने वाले पति के कुछ दोस्तों ने ये सब हरकत की है ताकि उसका पति शादी से पहले ही उसका इस्तेमाल कर सके। वाकयात के ताने बाने इस तरह बिठाए गए कि केस खासा जानदार लगने लगा। कम से कम चौकी के दीवान का तो यही ख्याल था। ओंकार ने मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई। मोटरसाइकिल रमेश और राकेश की मदद से फिर एक गन्ने के खेत में छुपाई गई, जो तीसरे दिन सवेरे बरामद हो गई। बड़की का मेडिकल हुआ, जिसमें तरह तरह की ईजा रसानी के बाद इस्मत दरी साबित हुई। कुमार की छोटी बेटी का भी मेडिकल हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट ठीक आई, जिस पर गांव वालों ने डॉक्टरों की मिली भगत का इल्जाम लगाया। बड़की का होने वाला पति कॉलेज से आते वक्त गिरफ्तार हुआ। हवालात से ही उसने ऐलान कर दिया कि उसकी सगाई अब टूटी समझी जाए। वो मेडिकल रिपोर्ट के बारे में सुन चुका था। अलबत्ता वो छोटी लड़की से शादी कर सकता है। उसने अपने माँ बाप को यही कहकर ढारस दी। उसके माँ बाप ने उसका पैगाम कुम्हार की बेवा तक पहुंचाया। कुम्हार की बेवा के छप्पर के अंदर बड़की बैठी कुछ सोच रही थी। बराबर में उसकी बहन छुटकी इंटर पास दूल्हा के ख्याल में मगन सामने खड़े गधों को देख रही थी। माँ कच्चे बर्तनों को एहतियात से उठा उठाकर एक दूसरे पर जमा रही थी।
सामने गढ़ी के दरवाजे से गढ़ी का सहन नजर आ रहा था, जहां नीला खड़ा हुआ अपने कानों की नोकों को हवा की समत में ट्यून कर रहा था। बड़की अचानक सोचते सोचते हंसने लगी। उसकी बहन ने उसे अचंभे से देखा। क्यों हंसी बड़की? बस ऐसे ही, बता ना। मैं सोच रही थी मेरी सुहागरात अपने ही घर में हो गई। बड़की ये कहकर फिर हंसी। छुटकी ये सुनकर खामोश हो गई। सामने जीप आकर रुकी और नंबरदार ऊदल सिंह उतरे। तीर की तरह सीधे अंदर गए। कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़की के रास्ते बहू से तसल्ली के कुछ जुमले कहे। ओंकार को बुलाकर हालात का बराह रास्त इल्म हासिल किया और पहरे के नौकरों को बुलाकर जूते लगवाए। जूते खाकर उन्होंने इकरार किया कि वो उस रात इसलिए सो रहे थे कि जब से नीला बड़ा हुआ है वो गढ़ी में चोर तो चोर, पड़ोसियों तक को नहीं आने देता। इसीलिए उन्हें कोई डर नहीं था कि नीले के होते हुए कोई ऐसी हिम्मत कर सकेगा। शहर से कस्बे और कस्बे से देहात तक आने में ऊदल सिंह ने सिर्फ इसी बात पर गौर किया था कि इलाके में किसकी इतनी मजाल हुई कि उनकी गढ़ी में दाखिल होकर उनकी बहू को बांध कर पनाह लेने वाली लड़की को उठा ले जाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया था कि नीले के होते हुए ये वाकया पेश आया है। यह एहसास होते ही उन्होंने खुद को अंदर से बहुत कमजोर महसूस किया। क्या नीला चौकीदारी के काम में निकम्मा हो गया? क्या वाकई ये निकम्मा हो गया? उन्होंने बाहर आकर नीले के पास खड़े होकर उसे बगौर देखा। वो उनका हाथ चाटने लगा। आज ऊदल सिंह को उस पर प्यार नहीं आया। उसकी जबान के कांटे उनके हाथ में चुभे। उन्होंने उसका मुंह पकड़कर एक तरफ कर दिया और अंदर आकर दालान में खामोश लेट गए। इसका मतलब अब कोई भी गढ़ी या हवेली में दाखिल होकर कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब मैं अब फिर गढ़ी और हवेली की हिफाजत की पाबंदी में फंस जाऊंगा। इसका मतलब इस नीले को पालना बेकार गया। ओंकार बाप को खामोश देखकर उनके पास आ गया और मोंढे पर बैठ गया। ये काम कुम्हार के जमाई का नहीं हो सकता, उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा। ओंकार समझा बाप सवाल कर रहा है। उसने समझाते हुए कहा, पिताजी, हो ना हो उसके किसी नातेदार का काम है। वहां इतनी रात को कुम्हार के घर आकर कोई अंत जगह का आदमी ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकता। तुमने रिपोर्ट क्यों लिखाई? मेरे आने की राह तो देखते। ओंकार चुप रहा। रिपोर्ट से बदनामी भी तो हुई। बदनामी तो नहीं, भाभी को किसी ने कुछ मतलब गुंडों ने कुछ नहीं किया। हालांकि वो उसकी गर्दन के नीचे एक मोटा सा नील का निशान देख चुका था। बहू की बात नहीं गधे, असल बात यह है कि लोग अब गढ़ी में घुसने से डरेंगे नहीं। मैं होता तो ना रिपोर्ट होती ना बड़की का रिश्ता टूटता। फिर गुंडों का पता कैसे चलता? अब चल गया क्या? उन्होंने गुर्रा कर पूछा। थोड़ी देर बाद ओंकार उठ गया। ऊदल सिंह बेचैनी से करवटें बदलते रहे। अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। बहू ने रजाई लाकर पायंती रख दी थी, मगर उन्होंने ओढ़ी नहीं। बाहर आकर देखा तो नीला जमीन पर बैठा भूसे का एक छोटा सा ढेर लग रहा था। उन्हें नीले से अचानक बेजारी सी महसूस हुई। गढ़ी के दरवाजे में बड़की दाखिल हुई और सीधी बहू के पास चली गई। थोड़ी देर बाद बहू घूंघट काढ़ कर बड़की का हाथ पकड़कर उनके पास आई। ये कहती है कि जिस आदमी ने इसकी माँ को झूठे हादसे की खबर दी थी, वही आदमी गढ़ी में भी आया था। ये उसको आवाज से पहचानती है, और जब वो मुझे बांध रहा था तो उसने उसकी सूरत भी देखी थी। क्या उसी ने इसकी इज्जत लूटी? नहीं, वो कोई और था, बहू ने धीरे से जवाब दिया। उसका कद काट? बड़की ने नजर नीचे करके उस आदमी का हुलिया बताया और बताया कि उसके माथे पर घाव के 2 निशान थे। बहू ने भी सर हिलाकर इसकी तस्दीक की। तूने उस आदमी को भी देखा जिसने तेरे साथ छेड़खानी की थी? ऊदल सिंह ने गांव की लड़की से जरा नर्म अल्फाज इस्तेमाल किए। नहीं बाबूजी, मेरी आंखों पर पट्टी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सुबकने लगी। बहू उसे लेकर अपने कोठे में चली गई। ठाकुर ऊदल सिंह किसी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें रह रहकर नीले के निकम्मेपन पर ताव आ रहा था। शाम को सूरज डूबने के बाद वो कस्बे की तरफ चले गए। हवेली में भी उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने थानेदार साहब को नाश्ते पर बुलाया। उसे आने में देर हुई तो उनसे सब्र नहीं हो सका। इमली के दरख्त के नीचे एक मेज और 3 कुर्सियां पड़ी थीं। थानेदार ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और फिर उन रजिस्टरों को गौर से पढ़ने लगा, जिनमें पढ़ने के लिए कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि सारे इंदराजात उसने अपने हाथ से किए थे। थोड़ी देर मसरूफ रहने के बाद उसने बड़ी लगावट से पूछा, नंबरदार जी, क्या पियोगे, चाय या कॉफी? अम्मा छोड़िए चाय कॉफी, आप नाश्ते पर नहीं आए? थानेदार ने इलाके के चोरों, डाकुओं और गुंडों को माँ की एक ही गाली में बांधते हुए उन्हें बताया कि पुलिस को कुछ कागजी काम भी करना पड़ता है। उन्होंने राजदारी के अंदाज में थानेदार को बताया कि जो गुंडे गढ़ी में दाखिल हुए थे, उनमें एक के माथे पर जख्मों के 2 निशानात थे। वो कुल मिलाकर 3 थे, लेकिन गढ़ी में सिर्फ 2 आए थे। हालांकि असल काम तीसरे ने किया था। थानेदार ने कुछ पुराने रजिस्टर निकाले, बड़े मुंशी जी को बुलाकर सरगोशियां की
एक दो सिपाहियों को हमराज बनाया। आप शाम को तकलीफ करो तो मैं ऐसे 3-4 लोगों को हाजिर कर सकता हूँ। शाम को जब वो दोबारा थाने में आए तो उस वक्त बिजली चली गई थी। बड़ी बड़ी 2 लालटेनें जल रही थी और उन लालटेनों की रोशनी में 3 लौंडे डंडे खा रहे थे। थानेदार ने उन्हें बताया कि गुलफाम कुंजड़े का बड़ा भाई है जुमेराती, ये रामचंद्र तेली का दामाद है लल्लू, और ये है कल्लू पहलवान का लौंडा विनोद। अब आप पहचानिए। नंबरदार उदल सिंह शशोपंज में पड़ गए थे। थाने के फाटक पर लौंडों के अजीज रिश्तेदार आकर जमा हो गए थे। उनमें कुछ लोग कस्बे के मकामी वकीलों को लेकर आए थे। थानेदार साहब ने वकील हजरात को कुर्सियां पेश की। इतने में हवेली से नौकर ने आकर उदल सिंह से कहा कि उन्हें तुरंत हवेली में बुलाया गया है। वो फौरन जीप में बैठकर हवेली पहुंचे। वहां भी बिजली नहीं थी। बड़े फाटक में दाखिल होकर जैसे ही सहन में आए, एक आदमी ने अंधेरे से निकलकर उनके पैर पकड़ लिए। वो उसकी शक्ल नहीं देख सके। कौन है? अबे कौन है? क्या बात है? क्या मैया मर गई? ऐसे ही समझो बाबूजी, सुबह से पुलिस 2 दफा दबिश दे चुकी है। वो उनका पैर पकड़े पकड़े दालान तक आया जहां लालटेन जल रही थी। उदल सिंह भी 1.5 टांग से चलते हुए आए और लालटेन की रोशनी में देखा कि जो आदमी उनके पैर पकड़े हुए था, उसके माथे पर घाव के 2 निशान वाज़ेह थे। थोड़ी देर बाद वो थाने में पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के बड़े भाई जुमेराती की निशानदही की, क्योंकि वो अमरूदों वाले वाकये के बाद उदल सिंह के पूरे खानदान का दुश्मन हो गया था। बाकी दोनों को छोड़ दिया गया। जुमेराती के वकील मोहम्मद उमर ने जुमेराती को कोने में ले जाकर समझाया कि वो जुर्म कबूल कर ले ताकि हवालात की मार से बच सके। जमानत हो जाएगी। पूरा मामला 2000 में तय हुआ। ठाकुर उदल सिंह कस्बे में नहीं रुके। उनके चेहरे पर सुर्खी छलक आई थी, जैसे कई गिलास भर के ताड़ी पी ली हो। वो दगड़े पर तेजी से जीप चलाते हुए गांव पहुंचे। रात हो चुकी थी। गढ़ी का दरवाजा नौकरों ने खोला। सामने से नौकर हटे तो उनके पीछे नीला खड़ा था। उदल सिंह नौकरों को गालियां देते हुए नीले से लिपट गए। वो उनकी गर्दन को अपनी कांटों वाली जबान से चाटता रहा, जो उस वक्त उदल सिंह को फूलों की पंखड़ी की तरह नरम लग रही थी। ओंकार को जगाया, उसे कोठे में बुलाया। जब ओंकार आधे घंटे बाद बाहर निकला तो पहरे के नौकरों ने उसे करीब से देखा। उसके गाल पर उंगलियों के 5 निशान बहुत वाज़ेह थे, मगर वो चेहरे से खुश और मुतमईन लग रहा था। बल्कि एक नौकर ने उसे आहिस्ता आहिस्ता हंसते हुए भी सुना। ओंकार के सीने पर एक हल्का सा बोझ था, जो गाल के एक चांटे में उतर गया था। सुबह उठकर उदल सिंह ने आध सेर खोए के फीके पेड़े बना बनाकर नीले के मुंह में डाले और आधा सेर सरसों का खालिस तेल पिलाया। पेड़े खाकर और तेल पीकर वो उछलने लगा और फिर चला तो ऐसे चला कि आम तौर पर नीले इस तरह नहीं चलते। गांव के प्राइमरी पाठशाला के बूढ़े हेडमास्टर ने, जो बाकी 3 मास्टरों का काम भी खुद देखते थे, इस बात पर हैरत की कि नीला खोया खाता है और सरसों का तेल पीता है। इस प्रकार की खाद से जंगल का जानवर अंदर से बिगड़ जाता है। ठाकुर उदल सिंह ने उनकी बात सुनी अनसुनी करके जीप स्टार्ट की और डीजल का धुआं हेडमास्टर के चेहरे पर देर तक नाचता रहा। नीला अब और ज्यादा तगड़ा हो गया था। पूरा धड़ सियाह हो चुका था और सींग मोटे हो गए थे। अब वो आजादी के साथ बगैर किसी की मदद के गांव से कस्बे और कस्बे से गांव तक आप ही आप चला जाता था। रास्ते में फसल के अंदर से होकर आने में उसे खास लुत्फ मिलता था। फसल बड़ी हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होता था, लेकिन अगर छोटे छोटे पौधे होते तो नीले के खुरों की पूरी पगडंडी बन जाती और उस हिस्से की फसल बुरी तरह मारी जाती। किसानों ने एक आध बार दबी जबान से शिकायत की। उदल सिंह उनकी तालीफे कल्ब के लिए कह देते कि मैं उसे समझा दूंगा। जिस वक्त वो ये कहते, उन्हें एहसास न होता कि वो एक जानवर के बारे में ऐसा कह रहे हैं। मजे की बात तो ये थी कि जो लोग ये सुनते, उन्हें भी एहसास न होता कि ये बात एक जानवर के बारे में कही जा रही है। दिवाली उन्होंने अपने खानदान के साथ शहर में मनाई। दिवाली के दूसरे दिन रात को वो सब अपनी कोठी में बैठे थे। हल्का हल्का जाड़ा था, लेकिन बिल्कुल अंधेरी थी। आसमान पर छोटे छोटे मध्यम तारे चमक रहे थे। कोठी के गेट पर कुछ आहट हुई। नौकर ने पास जाकर देखा और पूछा, कौन कौन है? बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। नौकर डर गया, भाग कर अंदर आया, हाँफते हुए बोला, बाहर कोई है। आवाज का जवाब नहीं दे रहा है। सबके चेहरों पर हल्का हल्का हिरास फैल गया। उदल सिंह अपने दोनों बेटों, बंदूकों और टॉर्चों के साथ गेट पर आए। बंदूक कंधे पर रखकर गेट खुलवाया। अंधेरे में कोई तेज तेज सांसें ले रहा था। टॉर्च जलाई। घने अंधेरे में टॉर्च की मरियल रोशनी का दायरा उस पर पड़ा, जिसका रंग सियाह था और जिसके सींग मोटे थे।
अरे, सबको बेहद हैरत हुई। ठाकुर उदल सिंह किसी सोच में पड़ गए। नीले को शहर का रास्ता तो बताया ही नहीं गया था, ये अपने आप कैसे आ गया? फिर भी उन्हें दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हुई, जैसे नीले का ये कारनामा उनकी जाती कारकर्दगी हो। इसका इस तरह आना ठीक नहीं है, प्रताप बोला। शहर में नुकसान करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसे समझा देंगे, उदल सिंह खुशी से बोले। ओमकार ने भी नीले की पीठ थपथपाई। रात भर नीला लॉन के फूलों को खोंदता रहा और मनी प्लांट की बेलों को खाता रहा। सुबह सबसे पहले माली ने यह नक्शा देखा और जोर जोर से नीले को गालियां देने लगा। उदल सिंह आंखें मलते बाहर आए और फूलों और बेलों का हश्र और माली को गुस्से में देखकर हंसने लगे। ओंकार भी उनके पीछे खड़ा हंस रहा था। बड़की के वाकये के बाद वो बाप की ज्यादा चमचागिरी करने लगा था। बड़ी मुश्किल से नीला कस्बे लाया गया और फिर कस्बे से देहात पहुंचाया गया। हेड मां साहब ने जब ये वाकया सुना तो उन्होंने बताया कि जब प्रकृति के खिलाफ खान पान होता है तो भेजे की आकृति बिगड़ जाती है और कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो जाती हैं जो जानवर में पैदाइशी तौर पर नहीं होती। मालूम नहीं ये बात कहाँ तक सही थी, लेकिन इतना जरूर था कि नीले से अब मवेशी भी डरने लगे थे। सानी खाते बैल उसे देखकर रस्सियां तुड़ाने लगते और थान पर बंधे घोड़े उसे पास आता देखकर बजाय इसके कि अगले पैर उठाकर हमला करें, पिछले पैर उठाकर कूदने लगते थे। गढ़ी के सामने बंधे कुमार के गधे तो उसे देखते ही एक दूसरे के पेट के नीचे घुसने लगते थे। वो उन सब से बेनियाज ऐंठता बररता अपने रास्ते चलता रहता। अपने रास्ते चलने से मुराद ये कि पड़ोस के घरों में घुसकर बर्तन भांडे तोड़ता, पाठशाला में जाकर हेडमा साहब की कुर्सी उलट देता और नन्हे नन्हे बच्चों को सींगों से रेलता धकेलता रहता। वो अब तक 8 बच्चों को जख्मी कर चुका था। ठाकुर ने उन बच्चों के वालिदैन को भरी पंचायत में समझाया कि यही 8 बच्चे नीले को पत्थर मार मार कर परेशान करते हैं, वरना 150 बच्चों में सिर्फ इन्हीं 8 को क्यों पसंद करता। बाकी बच्चों के वालिदैन ने अपने अपने नेक बच्चों का ख्याल करके इत्मीनान का सांस लिया और उन 8 बच्चों के वालिदैन को देर तक समझाते रहे कि बेजबान पशु को छेड़ना कितनी बुरी बात है। नीले ने एक दिन सुबह ही सुबह हरा अचार खाकर सरसों का तेल पिया। ठाकुर ने आज उसे मूंगफली के दाने भी 2 मुट्ठी भर के खिलाए। नीला उछलता हुआ गढ़ी के दरवाजे के बाहर गया। थोड़ी देर में शोर उठा के नीले ने खेतों में गेहूं की निराई कर दी। भीकू की जवान बहू की आंतें एक ही टक्कर में बाहर निकाल दी हैं। ठाकुर जीप में भीकू की बहू को डालकर फौरन शहर के अस्पताल पहुंचे। ऑपरेशन करा के 2 हफ्ते बाद जब गांव लाए तो गांव वालों ने तीसरे दिन पंचायत का न्योता दिया। उदल सिंह भी पंचायत में मौजूद थे। पिछले 2 दिनों से वो गांव के वाहिद मंदिर के पुजारी के पास रात को देर तक बैठे रहे थे। पंचायत में पंचों के पास ठाकुर भी कुर्सी पर जमे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने सर झुका रखा था। भीकू के लौंडे ने बड़ी तेज आवाज में नीले की शिकायत की थी और पंचों से कहा था कि उसे जंगल में छोड़ने का तुरंत प्रबंध किया जाए। उदल सिंह कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे कि कुछ बिरादरियां उनसे खास तौर पर बहुत जलने लगी हैं। भीकू की बिरादरी भी उनमें से ही थी, लेकिन उस वक्त वो चुप रहे। मंदिर के पुजारी भी आकर खड़े हो गए थे। उन्हें देखकर पंचों ने और कई लोगों ने खड़े होकर डंडौत की और पुजारी जी को बरगद के घेरे में बड़े मोंढे पर बिठाया। सरपंच अधिकारी लाल को उदल सिंह ने ही सरपंच बनवाया था। वो उस वक्त बड़े शशोपंज में था। फैसला करने से पहले उसने पंचों से कुछ मशवरा किया। फिर थोड़ी शर्मिंदगी और खिसियाहट के साथ उसने उदल सिंह को मुखातिब करते हुए कहा, नंबरदार, आप तो जानते ही हैं हम सब लोग आपके जानवर से कितना प्यार करते हैं, पर अब इसका कुछ प्रबंध करना आप भी जरूरी समझते होंगे, क्योंकि पिछले महीने इसने स्कूल के 8 बच्चे जख्मी किए और भीकू की बहू का पेट फाड़ दिया। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? वो अघन का आसमान था और अघन का आसमान नीला होता है। वो ऐसा मौसम था कि जाड़ा तेज होना शुरू हो जाता है, इसलिए उस मौसम में जाड़ा तेज होना शुरू हो गया था। वो सब बड़े बरगद के नीचे बैठे थे, क्योंकि इतनी बड़ी पंचायत के लिए घर छोटा पड़ता था। बरगद पर बहुत से परिंदे बैठे थे और बहुत शोर मचा रहे थे, क्योंकि परिंदे बरगद पर बहुत शोर मचाते हैं। ठाकुर खामोश थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कभी कभी खामोश रहना बोलने से ज्यादा चीखता हुआ महसूस होता है। वो सर झुकाए बैठे थे, क्योंकि इस पोज के भी कुछ खास फायदे हैं। उस वक्त अचानक पंचों ने बोलना बंद कर दिया। सारे में सन्नाटा छा गया। जब उदल सिंह ने महसूस कर लिया कि अब सन्नाटा इतना गहरा हो गया है कि एक धीमा सा बोल भी
उसे कतर के फेंक दे तो उन्होंने मजबूत और दुखी लहजे में फैसला कुन अंदाज में कहा, मैं तो सिर्फ पशु की सेवा करना अपना धर्म समझता था, पर आप लोग अगर आदेश दो तो मैं उसे अभी अभी गोली मार दूं। वो रुक कर बड़े जोर से चिल्लाए, रामदीन बंदूक उठाकर ला। एलजी के 4 कारतूस भी। पूरी पंचायत कांप उठी। पंचों के सर अपनी अपनी गोद में चले गए। इससे पहले कि सन्नाटा फिर छा जाए, एक कड़कदार आवाज उभरी, क्या बकता है मूर्ख, गौ बध का शराब गांव पर डालेगा। यह पुजारी की आवाज थी, जो मोंढे से खड़े होकर गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने स्मृतियों से साबित किया कि नीला भी दरअसल गौ माता के खानदान का जानवर है। उसकी टांगे, उसके खुर, उसके सींग सब वैसे ही होते हैं जैसे गाय के। उन्होंने बताया कि अगर गौ बध हुआ तो गांव में पहले तो हैजे की वबा आएगी, जो खास तौर से गोद के बच्चों को चुन चुन कर ले जाएगी। माओ ने नन्हे नन्हे बच्चों को सीने से लिपटा लिया। फिर तेज मूसलाधार बारिश होगी और खेतों के पौधे जड़ समेत निकलकर इस सैलाब में बह जाएंगे। मर्दों ने उचक उचक कर अपने खेतों की ओर देखा। फिर आंधियां आएंगी और दरख्त यानी बरगद जैसे बड़े वृक्ष भी अपनी जटाओं को समेटकर धरती से निकलकर जमीन पर बिछ जाएंगे। पूरी पंचायत ने सहमे सहमे अंदाज से बरगद के दरख्त की तरफ देखा। फिर रात को बेताल आएंगे और गौ बध कराने वालों के गले में दांत गाड़कर सारा रक्त पी जाएंगे। पूरी पंचायत ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर हाथों को देखा। खून का निशान न देखकर इत्मीनान का सांस लिया। अब बोलो, कौन कराएगा गौ बध? उदल सिंह, आखिर तू सारे गांव पर यह आफत क्यों डालना चाहता है? बोल। नंबरदार उदल सिंह ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मैं पंचों के आदेश का सेवक हूँ। मैं गांव भर की बात से अलग नहीं जा सकता। महाराज, जो अब तक मजमे को पढ़ चुके थे, चीख कर बोले, गांव में कौन है जो नीले को मारने की बात कह रहा है? सन्नाटा छा गया। मारने की बात नहीं महाराज जी, हम कहते हैं कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। भीकू का लौंडा खड़ा होकर किनमिनाया। जंगल में छोड़ दिया जाए? यहाँ जंगल कहाँ है? मैदान ही मैदान है। अगर किसी मुसल्ले ने पले पलाए नीले को गोली मार दी तो बद की जिम्मेदारी गांव पर से हट जाएगी क्या? बोलो, जवाब दो। ठाकुर उदल सिंह सर झुकाए हिसाब लगाते रहे कि पुजारी जी न सिर्फ ये कि मशवरे के मुताबिक ख्यालात दोहरा रहे हैं, बल्कि तकरीबन उन्हीं अल्फाज में जिनकी रिहर्सल पिछली 2 रातों से हो रही थी। मैदान में कितने जंगली नीले भागते रहते हैं, कभी इस खेत में कभी उस खेत में, कभी इसका गेहूं चखा कभी उसकी अरहर को मुंह मारा। उनमें से किसी को तुमने मारा? जवाब दो। ललकार तो देते हैं, भगा तो देते हैं। भीकू का लौंडा आसानी से हार नहीं मान रहा था, हालांकि जोर टूट रहा था। तो उसे भी ललकार दिया करो, ये तो इंसानों में पला है, ललकार फौरन समझ लेगा। नीला गढ़ी के दरवाजे से मुंह निकाले पंचायत का मंजर देख रहा था। पुजारी ने उसे एक नजर देखकर रामलीला वाले अंदाज में कहा। बेजबान पशु ने दूर से मनुष्यों को देखा और अपने बारे में उनकी जबान से बद की बात सुनकर ईश्वर से कहा कि हे भगवान, मैं कहाँ फंसा हूँ, हे भगवान, मैं कहाँ फंसा हूँ, हे भगवान, मैं कहाँ फंसा हूँ। पूरी पंचायत ने खड़े होकर गढ़ी के दरवाजे से सर निकाले नीले को अपनी आंखों से देखा और इस बात का पूरा यकीन किया कि नीले ने अभी अभी आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से यही बात कही है। सबके मन भारी हो गए और सर लटक कर सीने पर आ गए। उदल सिंह ने दिल ही दिल में पुजारी को दाद दी कि ये आखिरी टुकड़ा मशवरे के मुताबिक न होने के बावजूद बड़ा असरदार था। पंचों ने थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाया। सभी लोगों से विनती है कि नील गाय को कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए। जब भी वो उनके पास से गुजरे तो उसे कुछ खाने को दे दें। अगर वो सींग सामने करके आए तो उसे ललकार कर एक तरफ हट जाएं। गौ बध के बारे में कोई बात ध्यान में न लाएं, उससे श्राप लगता है। पंचायत जब छुटी तो सभी लोग उदल सिंह के शुक्रगुजार थे, जिन्होंने आज नीले को गोली न मारकर सारे गांव को मुख्तलिफ आफतों से बचा लिया था। ठाकुर सर झुकाए सबका धन्यवाद खाकसारी के अंदाज में कबूल करते रहे। भीकू का लौंडा जब पंचायत से उठा तो उसका दिल मुतमईन नहीं था, मगर वो बेबस था। उसे लगा जैसे अंदर ही अंदर कोई नम लकीर दिमाग से आंखों तक खींच गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपने घर की तरफ चला, जहां उसकी बीवी पेट पर पट्टियां बांधे चारपाई पर पड़ी करा रही थी। उसने सर उठाकर गर्दन मोड़कर उसे देखना चाहा तो पेट के टांकों में बिजली सी दौड़ गई। उसका सर धम से चारपाई पर आ रहा और वो हौले हौले सिसक कर कांपने लगी। मगर इस हालत में भी उसने महसूस किया कि उसके पति की चाल से ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत से वापसी पर खलीफा हज्जाम ने उसके पति को किसी छप्पर तले गिराकर बधिया कर दिया हो। नीले की कस्बे वाली वारदात ज्यादा गंभीर थी। इस वारदात का ताल्लुक भी देहात से ही था, बल्कि शायद जंगल से था।
یا ممکن ہے دونوں سے ہو۔ ایک دن جب سورج کچھ اوپر چڑھایا تھا اور ہوا میں گرمی آ چکی تھی تو نیلے نے گڑھی سے نکل کر کھیتوں کا رخ کیا۔ کھیت ویران پڑے تھے، گیہوں کاٹ کر دائیں چلا کر اور تھریشر کی مدد سے بوروں میں بند ہو کر کھلیانوں میں آ چکا تھا۔ کھیتوں کے پاس پہنچ کر نیلے نے زمین پر منہ مارا۔ گیہوں کے سوکھے پودے جو ادھر ادھر پڑے رہ گئے تھے بہت بے مزہ محسوس ہوئے۔ اس نے بیزاری کے ساتھ سامنے میدان کی طرف دیکھا۔ سامنے اس کے ہمجنس کھڑے تھے۔ اس نے انہیں پہلی بار نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ 2 موسم پہلے وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے ان میں رہ بھی آیا تھا، لیکن ان کی وحشت کا ساتھ نہیں دے پایا تھا۔ داڑھی والے سیاہ نیلے نے اسے دیکھ کر سینگ آگے کر کے پینترا بھی بدلا تھا، مگر وہ اس سے محفوظ فاصلے پر کھڑا رہا تھا۔ بوڑھی ماداؤں نے اسے پہلے حیرت، پھر خوشی، پھر شوق کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے بھی ان میں کشش محسوس کی تھی۔ اچانک پیچھے سے کھیت والوں نے چلا چلا کر روندنا شروع کر دیا تھا۔ داڑھی والا سیاہ نیلا زمین پر اچھلا تھا اور ماداؤں کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگا تھا، جو اس سے بھی پہلے کان ہلا ہلا کر اور دم گھما گھما کر خطرے کا اعلان کر کے بھاگ چکی تھی۔ نیلا اضطراری طور پر ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ پوری طاقت سے دوڑ رہا تھا مگر ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ اسے اتنا دوڑنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ دراصل اسے دوڑنے کی ہی عادت نہیں رہ گئی تھی۔ دوڑنے کی عادت ختم ہو جائے تو بدن کی چربی جلتی نہیں، گانٹھ بن کر رگ پٹھوں میں سما جاتی ہے، اور بھاگنا تو ایک طرف چلنے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اتنی باریکیاں وہ شاید نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن اتنا وہ یقیناً سمجھ گیا تھا کہ ان بھوری، دبلی اور چلبلی ماداؤں اور سیاہ داڑھی والے کے ساتھ ساتھ دوڑنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ ایک کھیت میں اچانک رک گیا۔ دوڑتے ہوئے لونڈے اس کے پاس جا کر اسے پہچان کر اپنے ساتھ گڑھی میں لے آئے، جہاں اودل سنگھ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اودل سنگھ نے اسے گڑ کھلایا اور سرسوں کا تیل پلایا، تب گانٹھوں کا درد کم ہوا۔ اس دن کے بعد سے اس نے متعدد بار اپنے ہمجنسوں کو دیکھا، لیکن کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ ان کے پیچھے بھاگے۔ البتہ دل چاہتا تھا کہ 2-3 بھوری مادائیں اس کے ساتھ بھی گڑھی اور حویلی میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج وہ ایک ٹک ان کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ داڑھی والا کالا اور مادائیں اس کی طرف منہ کر کے ساکت کھڑے تھے۔ وہ گڑھی اور دیہات سے بہت دور کھیتوں کو پار کر کے میدانوں میں آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ غیر ارادی طور پر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ان سے 3-4 کھیت دور تھا کہ اچانک رک گیا۔ ان ہم جنسوں کے پیچھے کوئی آدمی ہاتھ میں ایک لمبی چیز اٹھائے چپکے چپکے ٹیوب ویل کی گول میں چھپتا چھپتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ نیلا چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ وہ آدمیوں کے درمیان پلا تھا، اسے آدمیوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مادائیں ایک ایک قدم کر کے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کالا داڑھی والا سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اچانک وہ آدمی سیدھا کھڑا ہوا اور لمبی سی چیز کالے داڑھی والے کی طرف کر کے زوردار دھماکہ کیا۔ کالا داڑھی والا، بوری مادائیں اور خود وہ سب کے سب زمین سے ایک ایک ہاتھ اوپر اچھلے۔ کالا داڑھی والا وہیں گر پڑا اور اگلی ٹانگوں سے اٹھنے کی کوشش کی کہ ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ زمین پر گردن ڈال کر ڈکرانے لگا۔ بوری مادائیں کنوتیاں بدل کر دم گھماتی ہوئی تیزی سے بھاگی اور حد نظر تک دوڑتی چلی گئی، کھو گئی۔ اس نے دیکھا کہ کالی داڑھی والے کے بدن سے لال لال خون نکل کر زمین میں جذب ہو رہا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا، وہیں اضطراری طور پر زمین پر پیر مارنے لگا۔ 2-4 آدمی اس پہلے والے آدمی کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور جیپ لا کر داڑھی والے کو اس میں ڈال کر دھول اڑاتے چلے گئے۔ جس وقت وہ اسے جیپ میں ڈال رہے تھے تو اس کی تھتنی اور پچھلی ٹانگیں زمین سے ٹکرا ٹکرا کر گھسٹ رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ڈکرا ڈکرا کر ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کی بے بسی کا یہ منظر دیکھ کر نیلا گھبرا کر پیچھے منہ کر کے جو بھاگا تو گڑھی میں آ کر رکا اور پھر ٹھاکر اودل سنگھ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر خود کو دوبارہ محفوظ خیال کر کے اینڈنے لگا۔ دوسرے دن اودل سنگھ نے اومکار کو بتایا کہ لپٹن کمپنی والے گورے نے کل میدان میں سے ایک نیلا مارا جس پر فیکٹری کے لوگوں نے بہت لے دے کی۔ بڑی مشکل سے پولیس کو دے دلا کر معاملہ ٹالا گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کبھی جنگل میں ماداؤں کے پاس جانے کی خواہش تک نہیں کی۔ کسی وقت وہ کھوئی خواہش اس کے سر سے شروع ہو کر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی اس کی ٹانگوں کے درمیان پہنچتی تھی تو اسے کالے داڑھی والے کی گھسٹتی ہوئی ٹانگیں اور لتھڑتی ہوئی تھوتنی یاد آ جاتی۔ وہ سنسناہٹ ٹانگوں کے بیچ سے ریڑھ کی ہڈی سے گزرتی ہوئی واپس سر میں چلی جاتی۔ ٹھاکر اودل سنگھ قصبے کی واردات والے دن محمود صاحب کی بیٹی کی شادی کے نیوتے میں گئے ہوئے تھے۔ نیلا بھی ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔
محمود صاحب کی حویلی کے پاس میدان میں بڑا سا رنگین شامیانہ لگا تھا اور چاروں طرف موٹریں اور یکے کھڑے تھے، شاید پورے قصبے کی دعوت تھی۔ نمبردار جیپ پر تھے اور آہستہ آہستہ چلا رہے تھے کیونکہ نیلا بھی ان کے ساتھ ساتھ دلکی میں چل رہا تھا۔ شامیانے کے باہر محمود صاحب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نمبردار نے ہاتھ جوڑ کر مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد بڑے قاضی صاحب نے خطبہ پڑھا کر ایجاب و قبول کرایا۔ دولہا نے اٹھ کر صحرے سے منہ نکال کر سب کو سلام کیا۔ مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے مرغ کا سالن اور دوسروں کی نظر بچا کر بڑے کے کباب کھائے۔ انہیں باراتیوں کے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا تھا، حالانکہ وہ منع کرتے رہے کہ میں تو لڑکی والا ہوں۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے بٹوے سے 501 روپے نکال کر محمود صاحب کو مخاطب کر کے پیش کیے اور ہاتھ جوڑ دیے۔ محمود صاحب نے اس کی کیا ضرورت تھی کہہ کر لفافہ شیروانی کی جیب میں رکھا۔ ایک نوجوان باراتی صحرا پڑ رہا تھا۔ ٹھاکر صاحب نے دیکھا کہ محمود صاحب کا بڑا لڑکا شامیانے کے باہر کھڑے نیلے کو گڑ کھلا رہا تھا۔ وہ اس تواضع سے خوش ہوئے۔ واپسی کی اجازت لے کر وہ رخصت ہوئے۔ نیلا ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ بارات کے بہت سے لوگ بھی نیلے کو دیکھنے کی چاہ میں شامیانے سے باہر آ گئے تھے۔ ٹھاکر صاحب فخر کے ساتھ جیپ میں بیٹھے، نیلا دلکی چلنے لگا۔ راستے میں ایک موڑ کاٹ کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نیلا رک گیا تھا اور کانجی ہاؤس کے پاس طویلے میں ایک گائے کو ہری ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور تیزی سے بھاگتا ہوا جیپ سے بھی آگے نکل گیا اور راستے میں ملنے والے ہر خانچے کو کھدیڑتا، ہر آدمی کو ریلتا، ہر دکان کو سینگوں سے دھکیلتا حویلی کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس نے اڈے کی مسجد سے نکلتے ہوئے بڈھے ملا جی پر کاری وار کیا۔ وہ جا کر سامنے کی پکی دکان کے چبوترے سے ٹکرائے اور سر کی چوٹ کھا کر وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ٹھاکر تیزی سے حویلی میں آئے اور جیپ کھڑی کر کے دوبارہ وہاں واپس آئے جہاں سینکڑوں آدمیوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، کیونکہ اس دن محمود صاحب کی لڑکی کی شادی تھی اور محمود صاحب ٹھاکر اودل سنگھ کے پرانے مخالف تھے، اور کیونکہ نیلے کے شکار ہونے والے ملا جی تھے، اور کیونکہ قصبے میں بہت دن سے کچھ ہوا بھی نہیں تھا، اس لیے معاملہ اتنی جلدی مذہبی رنگ میں رنگا کہ اودل سنگھ نمبردار کو کسی تیاری کا موقع ہی نہیں ملا۔ محمود صاحب کے باراتی بھی بازار میں آ گئے تھے۔ ان کے سامنے محمود صاحب نے سبکی محسوس کی کہ قصبے میں ان کے ہوتے ہوئے اودل سنگھ کا نیلا، ایک مسلمان، وہ بھی مسجد کے مؤذن کو یوں مار جائے۔ تھوڑی دیر بعد نعرے لگنا شروع ہو گئے، جان کا بدلہ جان سے، خون کا بدلہ خون سے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ادھر بھی بھیڑ کی تیاری ہوئی۔ اومکار نے راکیش اور رمیش کو ساتوں محلوں میں دوڑایا۔ بھیڑ چیرتا ہوا، ڈنڈا ہلاتا ہوا تھانے کا انچارج وردی پہنے آیا اور ملا جی کو جیپ میں لدوا کر شہر کے اسپتال بھیج دیا گیا۔ بھیڑ جذبات میں بے قابو ہو رہی تھی۔ تھانے دار نے مشورہ دیا کہ تھانے چلیے، آپ کے لیے اور میرے لیے وہی زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ ٹھاکر اودل سنگھ جب تھانے تک بحفاظت آ گئے اور تھانے دار کے دائیں طرف والی کرسی پر محمود صاحب کے مقابل بیٹھ گئے تو ان کے ذہن کی بیٹری نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا۔ محمود صاحب کا اصرار تھا کہ فوراً دفعہ 302 کی رپورٹ لکھی جائے۔ ٹھاکر خاموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے۔ کبھی کبھی منہ اٹھا کر تھانے کے پھاٹک کے باہر کھڑی بھیڑ کو بھی دیکھ لیتے۔ آہستہ آہستہ ان کے آدمی بھی بھیڑ کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے پرتاپ اور اومکار کو دیکھا جو اپنے ہم عمر لونڈوں کے ساتھ ایک الگ گوشے میں کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے تھانہ انچارج کو دیکھا جو ابھی ابھی تبدیل ہو کر آیا تھا اور وائرلیس پر ایس پی سے کہہ رہا تھا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے کچھ کمک بھیج دی جائے، حالات بے قابو ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے محمود صاحب کو دیکھا جن کی جیب میں ان کے 501 روپے ابھی بھی پڑے ہوں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ رام دین اتنی دیر میں نیلے کو دیہات کی گڑی میں جا کر چھوڑ آیا ہوگا۔ پھر انہوں نے بآواز بلند محمود صاحب سے کہا، محمود میاں، میرے دونوں لڑکے بھی یہی ہیں، آپ بھی ذرا اپنے صاحبزادے کو بلا لیجئے تاکہ آپ کو یہ شکایت نہ رہے کہ میرے بیٹوں کو تو میرے ساتھ تھانے میں آنے دیا گیا اور آپ کو محروم رکھا گیا۔ محمود صاحب اس سخاوت کا مطلب نہیں سمجھے، لیکن انہوں نے جلدی جلدی آوازیں دے کر بیٹے کو تھانے میں بھیجنے کے لیے کچھ لوگوں کو ہدایتیں دی۔ ان کا بڑا بیٹا بھیڑ میں ہی موجود تھا، آ کر ان کے پاس خاموش کھڑا ہو گیا۔ ٹھاکر صاحب نے انچارج کے کان کے پاس جا کر کچھ سرگوشی کی۔ انچارج کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ٹھاکر صاحب نے اس کے منہ کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ اب ان کے چہرے پر ان کا پرانا اعتماد لوٹ آیا تھا، کیونکہ تھانہ انچارج کا منہ ابھی بھی اتنا کھلا ہوا تھا کہ اندر سے پان میں رنگی داڑھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ محمود میاں، ٹھاکر صاحب نرمی سے بولے، آج آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی تقریب میں کوئی بدمزگی ہو۔ محمود میاں اور ان کا بیٹا دونوں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے۔
ठाकुर ने उनकी इस नाफहमी का लुत्फ लिया और एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोले, आज आपने शादी में बुलाकर मुझसे अपना सियासी बदला लेने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए मेरे नीले को धतूरा खिलवाया। आपके बेटे ने अपने हाथ से धतूरा खिलाया। सैकड़ों आदमी इस बात के गवाह हैं। क्यों मियां, तुमने नीले को कुछ खिलाया था कि नहीं? महमूद साहब का बेटा हैरान रह गया। मैंने तो गुड़ खिलाया था। कौन यकीन करेगा कि आप मेरे जानवर से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं? आप तो इस वक्त मेरी इज्जत के दुश्मन हो रहे हैं। बाजी पलटती देखकर महमूद मियां का रंग फक हो गया, लेकिन उन्होंने पढ़े लिखों वाला एक पैतरा चला, नीले का मेडिकल चेकअप करवा कर देखेंगे। ठाकुर साहब उनका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गए। भीड़ खामोश खड़ी देखती रही। इंचार्ज वायरलेस पर मुल्ला जी की खैरियत मालूम करता रहा। ठाकुर साहब ने महमूद साहब से बड़े राजदाराना लहजे में कहा, नीला गढ़ी पहुंच चुका है और अब तक उसे बराए नाम ही सही लेकिन इतना धतूरा खिलाया जा चुका होगा कि मेडिकल रिपोर्ट में आ जाए। कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा कि मैंने उसे धतूरा खिलाया है, क्योंकि कस्बे की आधी आबादी और आपकी पूरी बारात ने अपनी आंखों से देखा है कि आपके साहबजादे ने उसे गुड़ में मिला मिलाकर खूब धतूरा खिलाया। अब जैसा आप बेहतर समझे। मैं तो बहरहाल आपका शुभ चिंतक हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि जिस बहन की आज रुखसती हो रही है उसके भाई को हवालात में बिठाकर सवालात किए जाएं। महमूद मियाँ की समझ काम नहीं कर रही थी। आज बहुत उम्दा मौका हाथ से निकला जा रहा था। बेटे को क्या जरूरत पड़ी थी कि उस कमबख्त नीले को गुड़ खिलाए, और वो भी सबके सामने खिलाए। ठाकुर साहब कुर्सी की पुश्त से पूरी पीठ लगाए इत्मीनान के साथ तने बैठे थे। इस तरह बैठकर जो बात कही जाए उसमें बड़ा वजन पैदा हो जाता है। इंचार्ज ने मौके को बड़ी जल्दी पढ़ा और महमूद साहब से कहा, 302 की रिपोर्ट तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक मौत वाक़ई ना हो जाए। 307 की रिपोर्ट लिखी जा सकती है, लेकिन कौन लिखवाएगा? मैं अपनी तरफ से केस को तभी दर्ज करूंगा जब मुझे ये इल्म हो जाए कि मारने वाला कौन था और उसकी वलदियत क्या थी। ठाकुर साहब तो कहते हैं कि उस नीले से उनका इतना ही संबंध है कि वो उनकी गढ़ी में हवेली में आ जाता है तो वो उसे खाना दे देते हैं। वो उसे अपना पालतू मानने को तैयार नहीं है। ये सच भी है। ठाकुर उदल सिंह मजबूत लहजे में बोले, ना तो उसकी गर्दन में मेरा पट्टा है, ना उसे पालने का कोई नंबरी लाइसेंस मेरे पास है। तो उसे गोली से उड़ा दीजिए। महमूद साहब का बेटा जोश में चिल्लाया। जरूर उड़ा दीजिए, लेकिन कस्बे की आधी आबादी आपकी दुश्मन हो जाएगी कि ये गऊ हत्या होगी। मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपको अपना समझकर कह रहा हूँ। ठाकुर साहब अब माहिर शहसवार की तरह दुल्की चल रहे थे। अब इंचार्ज ने अपनी बारी संभाली। अहम बात यह है कि मुल्ला जी की असल चोट सर की चोट है, जो दुकान के चबूतरे से टकराने की वजह से लगी। पीठ पर तो नीले का मामूली धक्का लगा था। क्या वो जानबूझकर दुकान के चबूतरे से टकराए थे? महमूद साहब का लड़का बोला। नहीं। इंचार्ज रसान से गोया हुआ। लेकिन फौजदारी अदालत में इस किस्म की बारीकियां बहुत अहम रोल अदा करती हैं। फिर नीले पर मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है जबकि ठाकुर साहब उसे अपना पालतू मानने पर राजी ही नहीं है? वाह, गढ़ी और हवेली की हिफाजत करे तो पालतू, और कहीं गलत हरकत कर जाए तो गैर। महमूद साहब का लड़का बहुत तैश में था। ठाकुर साहब मुस्कुराते रहे। इस दरमियान अपने बेटों और उनके साथियों की मदद से वो मजमे में ये शोशा छोड़ चुके थे कि नीले को धतूरा खिलाकर वक्ती तौर पर पागल करने वाला कोई और नहीं, उनके करीबी मुखालिफ महमूद साहब का बेटा है, जो अपने जुर्म का इकरार थाना इंचार्ज के सामने कर चुका है। मजमे के तेवर भी बदलते जा रहे थे। जोशो खरोश अचानक कम होना शुरू हो गया था। फिर एक अहम बात और, इंचार्ज ने कानून की किताब का एक सबक याद करके बताया। अगर ठाकुर साहब आपके हवाले नीले को कर भी दें तो आप उसको मार नहीं सकते। एक तो अवामी राय आपके खिलाफ होगी क्योंकि ये गऊ परिवार का माना जाता है, लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, सिर्फ कानून की बात समझ सकता हूँ और समझा सकता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप उसे यूं भी नहीं मार सकते कि कानून मजरिया सन 1972 के मुताबिक उसे मारना जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और उसकी सजा। वो चुप हो गया। इससे ज्यादा बोलना जरूरी भी नहीं था कि महमूद साहब अब राजदारी के लहजे में ठाकुर साहब से मशवरा कर रहे थे कि अगर मुल्ला जी बच जाएं तो ठाकुर साहब को क्या खिदमत करना चाहिए, और खुदा न खास्ता काम आ जाएं तो उनकी बेवा को क्या देना चाहिए। इंचार्ज ने फाटक पर जाकर पहले तो सबको ये बताया कि ऐसे मौकों पर बदले और इंतकाम से ज्यादा इस बात की परवाह करनी चाहिए कि मजरूब को जल्द अज जल्द अस्पताल ले जाया जाए। आप में से किसी ने ये काम किया? उनको अस्पताल तक ले जाना तो बड़ी बात, उठाकर पानी ही पिला दिया होता। मजमे को सांप सूंघ गया।
धार्मिक रंग देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम फसाद भी हो सकता है, जिसमें दसियों बेगुनाह मारे जा सकते हैं। मजमे को दूसरा सांप सूंघ गया। फिर उसने देसी गालियों और विदेशी क्रिमिनल कोड की मदद से मजमे को बताया कि मजमे का हर आदमी कम से कम 2-3 दफात की जद में है। जब वो सारे सांप सूंघवा चुका तो आकर अपनी कुर्सी पर यूं अकड़ कर बैठ गया जैसे थाना इंचार्ज को बैठना चाहिए। जब वायरलेस पर मुल्ला जी की मौत की इत्तला मिली तब उसने पोज में कदरे फर्क लाना मुनासिब समझा। इस दरमियान मजमा छट चुका था। वो रात ठाकुर साहब ने हवेली में नहीं गढ़ी में गुजारी। मुल्ला जी के खानदान को ठाकुर उदल सिंह ने खातिर खाह तावान दिया और महमूद साहब ने मशवरा दिया कि इस रुपए को खामोशी से लेकर काम में ले आओ, वरना मुसलमानों को मालूम हो गया तो तुम्हारी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। उन्होंने समझाया, और वैसे भी इस वारदात में ठाकुर उदल सिंह का क्या कसूर है? दरअसल नीला उनका पालतू जानवर तो है नहीं। इसका मतलब वो वहशी है। वो वहशी इसलिए है कि ठाकुर साहब ने उसके गले में अपना पट्टा तो डाला नहीं है। तो अगर वो वहशी है तो वहशत कभी भी भड़क सकती है, और क्योंकि वहशत कभी भी भड़क सकती है तो इसमें जानवर का क्या कसूर? क्योंकि एक एतबार से जानवर एक अलग चीज है और उसकी वहशत एक अलग चीज। इसलिए कि जानवर पर वहशत हमेशा तारी रहती नहीं, कभी कभी आती है। तो जो चीज कभी कभी आती है उसके लिए जानवर भी मुस्तकिल मुजरिम नहीं गर्दाना जा सकता। तो जानवर अगर वहशत से अलग एक चीज है तो उसे जानवर पहले समझना चाहिए और वहशी बाद में। तो अगर वो पहले एक जानवर है और वहशी बाद में, तो इस सूरत में फैसला उसकी जानवर वाली हैसियत से करना चाहिए, ना कि वहशत वाली हैसियत से। अगर वहशत वाली हैसियत से फैसला करना है तो सिर्फ हालत वहशत के वक्त ही वो फैसला मुनासिब जाना जाएगा, ना कि हर हालत में। और क्योंकि वो इस वक्त वहशत वाली हालत में तो है नहीं, सिर्फ जानवर वाली हालत में है, तो इस सूरत में मुल्ला जी के खानदान वाले राजी हो गए। महमूद साहब ने खुद पर अंदर ही अंदर नाज किया कि वो भी अगर कोशिश करें तो ठाकुर उदल सिंह के अंदाज में खासी देर तक गुफ्तगू कर सकते हैं। यानी ऐसी गुफ्तगू जिसमें झूठ कभी भी नहीं होता, यानी हर लफ्ज सच्चा होता है, लफ्ज के मानी भी सच्चे होते हैं, और उन लफ्जों में जो लफ्ज मिलाकर बोले जाते हैं वो भी सच्चे होते हैं, और उन लफ्जों के और उनके अलावा जो दूसरे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन अल्फाज के मानी भी सच्चे होते हैं। बल्कि उन मानी में जिस ख्याल की आमेजिश और आमेजिश में जो एक किस्म की मानवी हकीकत होती है, और हकीकत में जो असलियत,